हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है कॉन्टिनेंट्स। तो देखिए, वैसे तो आपको अच्छी खासी नॉलेज होगी कॉन्टिनेंट्स के बारे में, बट अगर आप न्यू हैं, आपको कुछ भी नहीं पता, तो उनके लिए ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। ठीक है, सो कॉन्टिनेंट क्या होता है? लार्ज सॉलिड एरिया ऑफ लैंड, जमीन का कोई भारी हिस्सा। ठीक है, उसे हम कहते हैं, जो मतलब लैंड पार्ट समझ रहे हैं आप, लैंड डोमेन जो सॉलिड पार्ट होता है लैंड का, उसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंट। अब देखिए, टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड में। तो आगे थ्योरी पढ़ने से पहले एक बार ये देख लेते हैं, फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, बट उससे पहले आपको नाम पता होने चाहिए और हल्का सा ये पता होना चाहिए कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे सिचुएटेड है। ये देखिए, मैंने रफ सा मैप बनाया है। अदरवाइज यहाँ पे मेडागास्कर आता है, यहाँ पे कुछ आइलैंड्स आते हैं, यहाँ पे न्यूजीलैंड आता है और भी यहाँ पे भी आइलैंड्स आते हैं, है ना। बट ये मैंने रफ सा मैप बनाया है। ओके, सो ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया साथ में है जुड़े हुए, बट यहाँ पे माउंटेन रेंज इनको अलग करती है। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है एंटायरली बर्फ से ढका हुआ है, यहाँ पे कोई लोग नहीं रहते, कोई पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ रिसर्च स्टेशन हैं जो स्टडी वगैरह करते हैं, तो उन्होंने अपने कैंप लगाए हैं। अदरवाइज यहाँ पे कोई पॉपुलेशन नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब हमें पढ़ना है कि एरिया वाइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, पॉपुलेशन वाइज कौन सा है। तो वो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। एरिया वाइज कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो हमने पढ़ा टोटल 7 है। तो एरिया वाइज सबसे बड़ा है एशिया, सेकंड नंबर पे अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, देन अंटार्कटिका, यूरोप एंड देन ऑस्ट्रेलिया। इन टर्म्स ऑफ एरिया हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एरिया के टर्म्स में क्षेत्रफल के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है और एशिया सबसे बड़ा है। ठीक है, वैसे तो आपको छोटा बड़ा ही पूछते हैं, बट समटाइम्स सीक्वेंस में लगाने को भी आ जाते हैं। वैसे कॉन्टिनेंट आपका एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें से क्वेश्चंस मुश्किल ही आपको मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका पॉपुलेशन वाइज कॉन्टिनेंट्स की। पॉपुलेशन वाइज यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, सबसे कम कहाँ पे है, उस हिसाब से देखिए, जनसंख्या के हिसाब से भी सबसे बड़ा है एशिया, देन अफ्रीका, देन यूरोप, देन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशिनिया। ओशिनिया का मतलब है, जैसे ये आपका वर्ल्ड मैप है, तो यहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं, यहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं, यहाँ कहीं भी जो आइलैंड्स हैं उनको मिलाकर, प्लस ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो चलिए, बस अब हमें इतना ही पढ़ना था, राइट। तो अभी हमने एक इंट्रोडक्शन पार्ट जो है इस टॉपिक का वो कंप्लीट किया है। अब हम धीरे धीरे आगे चलेंगे, तो 7 के 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इन डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, क्वेश्चंस आते भी नहीं है, और हर एक कॉन्टिनेंट को एक कहते हैं ना कि लिखी हुई भाषा में, बुक्स के फॉर्म में, इन शब्दों में लिखकर एक्सप्रेस करना नामुमकिन है, क्योंकि हर एक कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है। ठीक है, बट जो भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो देखिए, हमने कॉन्टिनेंट्स स्टार्ट किया था, राइट। इसमें पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज कौन सा बड़ा है, टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट होता क्या है, वो सब हमने पढ़ लिया था। ठीक है, एक छोटी सी इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, राइट। सो आज हम जिस कॉन्टिनेंट को पढ़ने जा रहे हैं वो है एशिया। अब आगे चलने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगी। देखिए, एशिया कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन वाइज भी और एरिया वाइज भी लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, अब किसी भी कॉन्टिनेंट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन इन कागजों पे लिखना दैट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है वो सब पॉइंट्स मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो प्लीज ऐसे मत कहिएगा कि मैम ये नहीं आपने कवर किया, वो नहीं आपने कवर किया। हर एक चीज, रिवर्स है, माउंटेन रेंजेस है, लेक्स है, हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स, सो हर एक चीज मैंने कवर करने की कोशिश की है। फिर भी कुछ रह गया है तो आप अपनी बुक्स के थ्रू अपने नोट्स में एडप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। हम एशिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एशिया कॉन्टिनेंट का तो आपको एक चीज तो पता होगी कि हाँ, हम इंडियंस हैं, जो हमारी कंट्री है इंडिया, दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। एशिया का पार्ट है इंडिया। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा, अगर और कुछ पता नहीं होगा, है ना। तो चलिए एशिया के बारे में पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, लार्जेस्ट ऑफ ऑल द 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर है टोटल 7 कॉन्टिनेंट, 7 में सबसे बड़ा है एशिया, बोथ इन टर्म्स ऑफ एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज। जनसंख्या के हिसाब से बात करें, क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें, एशिया लार्जेस्ट है। ठीक है, अब देखिए सेकंड पॉइंट है, सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूराल माउंटेन्स। अब देखिए, आपको मैप पे भी पता होना चाहिए कि एशिया कहाँ पे लाई करता है, कहाँ पे सिचुएटेड है। हमेशा मैं कहती हूँ कि अपने स्टडी टेबल के सामने मैप लगाएं, वर्ल्ड मैप भी, इंडिया का मैप भी, और एटलस भी आपके पास होनी चाहिए।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैप नहीं लगाए बस एटलस है तो आप बार बार खोल के तो नहीं देख सकते, कोई भी न्यूज आई तो एकदम से नजर सामने जाती है कि हाँ ये चल रहा है। तो अभी अपने मैप पे देखिए एशिया कहाँ पे है, एशिया कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पे बिल्कुल रफ सा मैप मैंने बनाया है, ठीक है, तो एग्जैक्ट तो नहीं है बट ऐसा सा दिखाई देता है। एशिया और यूरोप जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो इन दोनों को सेपरेट करता है यूराल माउंटेन्स। नाउ ये है एशिया, एशिया के नॉर्थ में क्या है, एशिया के ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, साउथ में क्या है, वो सब हमें पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए ये आपको हल्की सी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब देखिए हर जगह मैं मैप के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं कर सकती क्योंकि मैं आपको कैस्पियन सी बताऊंगी और येलो सी बताऊंगी, ब्लैक सी बताऊंगी, तो हर एक चीज में पूरा एशिया नहीं मैं बना सकती, तो मैं हल्का सा बनाऊंगी, बाकी आप मैप के साथ कंसीडर करके देखते रहिएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि यूरोप और एशिया को अलग करते हैं यूराल माउंटेन्स, ठीक है। तो मतलब ये एशिया में भी फॉल करते हैं, यूरोप में भी फॉल करते हैं, ठीक है। नाउ हमारा जो एशिया है इसके ईस्ट में आता है पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा ओशन है, ठीक है। अब ईस्ट मतलब इस साइड पैसिफिक ओशन है, वेस्ट में क्या है, यूरोप है, वो मैंने यहाँ पे नहीं रिप्रेजेंट किया क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, वेस्ट में यूरोप है। नॉर्थ में क्या है, आर्कटिक ओशन है यानी ऊपर, और साउथ में क्या है, इंडियन ओशन है। नाउ साउथ वेस्ट में आता है यानी आपका इस वाली साइड पे आता है मेडिटेरियन सी, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, हाईएस्ट पॉइंट इन एशिया, मतलब सबसे ऊंची जगह कौन सी है, तो वो है माउंट एवरेस्ट। हाइट है 8848 मीटर्स, 0.26 से 0.86 मीटर है। वो रिसेंट एक न्यूज आई थी कि जो ये हिमालयाज हैं इनकी हाइट थोड़ी इंक्रीज हुई है, जिसमें अब जो माउंट एवरेस्ट है ये भी हिमालयन माउंटेन रेंज में लाई करता है, तो इसकी हाइट भी कुछ इंक्रीज हुई थी, बट ओवरऑल 8848 मीटर है, ठीक है। अब माउंट एवरेस्ट हो गई एशिया की हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पॉइंट। सेकंड नंबर पे क्या है, K2, कहां पे है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। फिर आता है कंचनजंगा, कहां पे है, सिक्किम में है। K2 और कंचनजंगा का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट मैंने इंडियन ज्योग्राफी में आपको समझाया था, है ना, वो मैं यहाँ पे नहीं समझाऊंगी, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ना हाईएस्ट पॉइंट अगर माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट कहां पे है ये भी पता होना चाहिए, नेपाल में है, इंडिया में नहीं है, नेपाल में है, ठीक है। नाउ लोएस्ट पॉइंट कहां पे है, डेड सी है, डेड सी 395 मीटर्स बिलो सी लेवल, सी लेवल से भी 395 मीटर नीचे है, ठीक है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम जानेंगे कि इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस कौन सी हैं और इंपॉर्टेंट लेक्स, रिवर्स, ये सब कुछ जानेंगे, ठीक है। बस आप पेशेंस बना के रखें, नोट्स बनाते रहें। कहीं अब देखिए मान लीजिए आपने पूरे नोट्स बना लिए, आपको कोई नई चीज मिलती है तो इस तरह से आप जगह छोड़ के रखिए, यहाँ पे आप एडिटिंग कर सकते हैं, यहाँ एडिटिंग कर सकते हैं, यहाँ एडिटिंग कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हमेशा जगह छोड़ के रखें, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि आपने अभी पढ़ा अगले साल आपका टेस्ट क्लियर हो गया, 2-3 साल लग जाते हैं। बहुत कम लकी लोग होते हैं कि जिनका एक अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है ना। हो भी जाए क्लियर, कोई सुपरिटेंडेंट टीचिंग में कुछ हो गया तो हम सोचते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तरफ जाए। तो ये सफर जो है ना ये चलता रहता है, नोट्स आपके अपडेट होते रहेंगे जैसे जैसे आप प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा टॉपिक से भटक गए हम बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस के बारे में। कौन कौन सी हैं, हिमालयाज, हिंदू कुश, कराकोरम, पामीर्स, यूराल माउंटेन्स, कॉकेसस, ठीक है। याद रखना है अगर इसमें से किसी का भी जिक्र होता है, जैसे यूराल माउंटेन्स का जिक्र हो रहा है, चलिए तो एशिया यूरोप दोनों में आती है, कराकोरम का जिक्र है तो आपको पता होना चाहिए कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करती है। नाउ सम इंपॉर्टेंट लेक्स, लेक बैकाल है, कैस्पियन सी है, डेड सी है, ठीक है। मेजर रिवर्स कौन सी हैं, ब्रह्मपुत्र, इंडस, टिग्रिस, यांगसे, येलो रिवर। अब जो ये यांगसे रिवर है दिस इज वर्ल्ड्स बिजिएस्ट रिवर और यू कैन से बिजिएस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें समझाने वाली कोई बात है, इनको आपको ऐसे याद करने की भी जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आपको न्यूज में या कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इनका जिक्र मिलेगा, वहीं से पढ़ना है, ठीक है। नाउ इट कवर्स अबाउट कहां पे किसकी बात कर रहे हैं हम, एशिया की। एशिया कवर्स अबाउट 30% ऑफ द टोटल लैंड एरिया, जितना भी लैंड एरिया है उसका 30% कवर करता है कौन, एशिया। एंड 60% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, पूरी दुनिया में जितनी भी जनसंख्या है उसका 60% एशिया के पास है, मतलब मोर देन हाफ पॉपुलेशन एशिया में है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट। आई होप मैं जो समझा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, आपको बोरिंग नहीं लग रहा है। हम पढ़ेंगे कि कितनी कंट्रीज हैं यहाँ पे, ठीक है, और उनकी कैपिटल्स क्या क्या हैं। हम कुछ फैक्ट्स भी पढ़ेंगे एशिया के बारे में, और येलो सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो बस आप थोड़ा पेशेंस बना के रखें और अपनी स्टडी करते रहें, ठीक है। चलिए अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नाउ नेक्स्ट आता है द प्लेटू ऑफ तिब्बत। जो ये तिब्बत का पठार है दिस इज कंसीडर्ड द लार्जेस्ट एंड द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पठार और पूरी दुनिया में सबसे हाइट पे सिचुएटेड पठार किसे कहते हैं, तिब्बत के पठार को, ठीक है। अब दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड,
रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है, सॉब्रिगर्स में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लाओस। अब देखिए एशिया में क्या किसी भी कॉन्टिनेंट में इसी तरह से कोई रिलेशन नहीं होता एक से दूसरे पॉइंट का, बट जस्ट जनरल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। लाओस, अब मैप पे चेक कीजिए लाओस कहाँ पे आता है। ये जो म्यांमार है, थाईलैंड है, वियतनाम है, इसके साथ में आता है, ठीक है। नाउ लाओस इज द ओनली लैंडलॉक्ड कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में सिचुएटेड इकलौती लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री मैंने बताया कि कोई भी ऐसी कंट्री जिसके आसपास सिर्फ लैंड बॉडीज है, वाटर है ही नहीं, वो होती है लैंडलॉक्ड कंट्री। अब हम करेंगे डेजर्ट्स की बात, तो गोबी डेजर्ट है एशिया में, थार है, अरेबियन है, रूबल खाली डेजर्ट है, गोबी है मंगोलिया में, थार है इंडिया में, अरेबियन है अरेबियन पेनिनसुला में, अरेबियन पेनिनसुला पता होना चाहिए कहाँ पे है, और ये रूबल खाली डेजर्ट है सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, यमन, इन कंट्रीज के एरियाज में, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्किपेलागो क्या होता है। क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, कोई भी ऐसी कंट्री जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है उसे हम बोल देते हैं आर्किपेलागो। जैसे कि इंडोनेशिया कोई एक पर्टिकुलर लैंड फॉर्म तो लैंड नहीं है, लैंड डोमेन नहीं है, बहुत सारे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, तो इंडोनेशिया को हम आर्किपेलागो जो है वो कंसीडर करते हैं। अंडमान एंड निकोबार हो गया, फिलीपींस हो गया, ये भी ऐसी कंट्री है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं और थोड़ा सा सीज के बारे में पढ़ लेते हैं, जो ये आते हैं ना बीच में, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, येलो सी। बस हम इतना पढ़ेंगे कि कहाँ पे सिचुएटेड है, कितने कंट्रीज इनके बाउंड्री को टच करती हैं, उनके नाम क्या क्या है, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। और अब देखिए यहाँ भी मैं पूरा एशिया तो नहीं बना सकती ना अपनी नोटबुक पे, तो अब मैंने ये कंट्रीज आपको बता दी हैं, बाकी आप अपने सामने मैप लगाया है वहां पे देखें या अपनी एटलस में देखें, ठीक है। नाउ जो ब्लैक सी है इसके आसपास कितनी कंट्रीज से सराउंडेड है, ये 6 कंट्रीज से। क्या क्या नाम है कंट्रीज के, यहाँ पे इस तरह से होगा, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया। अब आपको कोई ट्रिक बनानी है तो बना लीजिए, अदरवाइज ये आपको ऐसे भी धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है। सेकंड है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के अराउंड कितनी कंट्रीज हैं, 5। कौन कौन सी हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, रशिया, अजरबैजान, ठीक है, 5। ब्लैक सी 6, कैस्पियन सी 5, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जहां पे हम येलो सी के बारे में पढ़ेंगे, ओके। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे येलो सी के बारे में, तो ये है येलो सी, इसमें आती है 3 कंट्रीज, इस पे मत जाइएगा, दिस इज द पेज नंबर, ओके। 3 कंट्रीज आती हैं, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये तो बहुत इजी होगा आपको याद करना, प्लस यहाँ पे पैसिफिक ओशन आ जाता है, ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। अब हम चलते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट भी नहीं कहेंगे, इंटरेस्टिंग चीज है पढ़ने के लिए एशिया के बारे में, ठीक है। कुछ सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट रशिया, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रशिया के बारे में, जैसे कि द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग एशिया में है, क्या नाम है उसका, द बुर्ज खलीफा, कहां पे है, दुबई, यूएई में है। कितनी हाइट है इसकी, 828 मीटर्स है, और इसकी टिप को भी मिला दो तो 830 मीटर हो जाती है। 163 फ्लोर्स हैं, इसमें लिफ्ट है, बहुत कुछ है, ठीक है, तो इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। टॉलेस्ट बिल्डिंग हो गई, कहां पे है, एशिया में है, बुर्ज खलीफा, दुबई, यूएई। सेकेंड है वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो कहते हैं ना 7 अजूबे हैं, है ना, तो उसमें से 3 अजूबे जो हैं वो एशिया में हैं। ताजमहल इंडिया, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, पेट्रा, जॉर्डन, ठीक है। नेक्स्ट आता है एशियन कंट्रीज दैट लाई पार्शियली इन यूरोप। ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जो 2 कॉन्टिनेंट्स में लाई करती हैं, या एशिया और यूरोप दोनों में लाई करती हैं, तो वो है रशिया एंड टर्की, ठीक है। नेक्स्ट चलती है लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो वो है रशिया। इट कवर्स 11% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड, पूरी दुनिया में जितनी जमीन है उसका 11% रशिया के पास है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा शहर, टोक्यो, जापान। नेक्स्ट है, अब देखिए इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं, वो कुछ भी बीच में से उठा लेंगे, कुछ भी, तो ये आपको मतलब आइडिया नहीं लगेगा, तो अब यही है कि आप 1-2 बुक्स पढ़ लें, बाकी कॉन्टिनेंट से ऐसे क्वेश्चंस आते ही नहीं है, तो ये मतलब ऐसे अंडररेटेड सा है ना, इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, फिर भी क्योंकि मुझे तो सिलेबस कंप्लीट करवाना है, मुझे तो आपको सब कुछ पढ़ाना है, तो आप बस फोकस करें, ठीक है। नाउ एशिया हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स इन द वर्ल्ड, ओके फाइन, इसमें क्या पढ़ना है ना। हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो है कहां पे, जापान में, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारा ये पेज भी हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। अब देखिए एशिया में लाई करती हैं टोटल 49 कंट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है 12 लैंडलॉक्ड कंट्रीज इन एशिया। लैंडलॉक आपको अभी तक पता चल चुका होगा, काफी बार मैं अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अभी पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था जिसमें हमने पढ़ा था कि साउथ ईस्ट एशिया में इकलौती लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी है, तो हमने जाना था लाओस। यहाँ पे भी कुछ वैसी ही बात हो रही है कि 12 लैंडलॉक्ड कंट्रीज एशिया में हैं, तो कौन कौन सी हैं आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं, अदरवाइज इतना इनफ है कि 12 है, इतने डेप्थ में कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है एशिया कवर्स 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस का 1/3 पार्ट एशिया कवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एशिया इज द बर्थ प्लेस ऑफ ऑल मेजर रिलीजन्स। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, मेजर जो धर्म हैं, उन सबका जो बर्थ प्लेस है वो इंडिया ही है। जैसे बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, इस्लाम हो गया, हिंदुइज्म रह गया यहाँ पे, उसे लिखिए आप, ठीक है, हिंदुइज्म हो गया। नेक्स्ट आता है लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार, इरावदी रिवर। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मोस्ट सलाइन वाटर बॉडी लेक या वाटर बॉडी इन एशिया। एशिया में सबसे ज्यादा सलाइन वाटर बॉडी कौन सी है? लेक वैन ऑफ टर्की, ठीक है। नेक्स्ट है लैंड ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर्स, कौन सी है? म्यांमार। कंट्री ऑफ कैनाल्स, पाकिस्तान। द लैंड ऑफ राइजिंग सन, जापान। ओसाका कहां पे है? जापान में है। फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मैनचेस्टर ऑफ जापान। हम मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी पढ़ेंगे, है ना, सॉब रिक्वेट्स में हमने पढ़ा है, इवन इंडियन ज्योग्राफी में, राइट। तो देखिए हमारा जो मेन कंटेंट था वो हो गया कंप्लीट। अगर आपको लगता है कि कोई चीज मिसिंग है या कुछ है तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं, है ना। और इसी के साथ एक चीज और रहती है हमारी, जो कि है हर एक कंट्री और उनकी कैपिटल, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नाउ देखिए, सबसे पहले आप मैप की तरफ देखें, वहां पे देखें क्या आपको एशिया की अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि एशिया कहाँ पे है। एशिया के ईस्ट में पैसिफिक ओशन है, वेस्ट में यूरोप है, नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है, साउथ में इंडियन ओशन है, साउथ वेस्ट में मेडिटेरियन सी है। क्या आपको ये सब चीजें समझ में आ गई हैं? क्या आपको कुछ फैक्ट समझ में आए हैं? हाँ, अगर ठीक है तो उसके बाद हम कंट्री एंड इट्स कैपिटल्स याद कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगी कंट्री एंड कैपिटल्स, बट अगर आप पढ़ना चाहती हैं तो यहाँ पे आप पॉज करके अपने नोट्स अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पे सारी कंट्रीज लिखी हैं और उनकी कैपिटल्स भी लिखी हैं। अब इनको पढ़ाने का ऐसा कोई कहते हैं ना कि कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, वो आपको खुद याद करनी पड़ेगी। तजिकिस्तान की कैपिटल दुशांबे है, आपको खुद याद करनी पड़ेगी। कतर की है दोहा। तो वो धीरे धीरे ना, इनको रट के कुछ नहीं होगा। करंट अफेयर्स आते हैं तो जब मैं वहां पे कहती हूँ ना कि कैपिटल याद करें हर एक कंट्री की, वहां पे याद करनी है, वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद होगी। ये रट के आपको कभी भी नहीं याद होगी, ठीक है। चलिए फर्स्ट पेज है, लेकिन अभी और भी है कैपिटल्स, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप लिखना चाहते हैं वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, फाइन। नाउ सी, दिस इज द लास्ट पेज, और इसी के साथ हमारा जो कंटेंट था एशिया का वो हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम सेकंड जो हमारी कॉन्टिनेंट आता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ी सी और कैपिटल्स बचती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने नोट करनी होंगी आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, राइट। आज जो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कॉन्टिनेंट्स में यूरोप। देखिए हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि है कॉन्टिनेंट्स। इसमें एशिया के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सो आज हमें फोकस करना है यूरोप के ऊपर, राइट। तो बस आप जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। So Europe is the second smallest continent area wise after Australia. तो अगर हम बात करें कि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, वो है ऑस्ट्रेलिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, एंड इन टर्म्स ऑफ एरिया सेकेंड स्मॉलेस्ट आता है आपका यूरोप। एरिया माने क्षेत्रफल के हिसाब से कि कितनी लैंड इसके पास है, तो सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है यूरोप, एंड पॉपुलेशन वाइज इसका रैंक आता है सेकेंड, ओके। सो इट कंप्राइजेस 50 कंट्रीज। अब जैसे एशिया है, एशिया में इंडिया है, जापान है, आपका तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, इस तरह से कंट्रीज है। एक कॉन्टिनेंट क्या होता है? ग्रुप ऑफ कंट्रीज, क्लस्टर ऑफ कंट्रीज। वैसे ही जो यूरोप है यहाँ पे 50 देश हैं टोटल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एशिया और यूरोप कोई ऐसा जिनके बीच में बाउंड्री नहीं है कि हाँ यूरोप अलग से है और एशिया अलग से है, साथ में जुड़े हुए हैं। इन्हें यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। बाकी बीच में जो आते हैं यूराल माउंटेन्स जो इनको अलग करते हैं। सो लैंड बाउंड्री के हिसाब से जो ग्रीन वाला पार्ट है दिस इज यूरोप, और जो ये वाला पार्ट रह गया दिस इज एशिया, ठीक है। अब हम जानेंगे कि इसके ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है। डायरेक्शंस के बारे में मैंने काफी बार आपको बताया है, सो वो चीज आज हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, फाइन। यूरोप से हम स्टार्ट करते हैं। ईस्ट में आते हैं इसके यूराल माउंटेन्स। सो ये यूरोप है, इसके ईस्ट में आते हैं यूराल माउंटेन्स जो सेपरेट करते हैं यूरोप को एशिया से। वेस्ट में आता है अटलांटिक ओशन। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है दिस इज अटलांटिक ओशन, क्योंकि इसके इस साइड में नॉर्थ अमेरिका आता है, यहाँ पे साउथ अमेरिका आता है, इसके नीचे को अफ्रीका आता है। तो यहाँ पे यानी वेस्ट वाला पार्ट जो यूरोप का है वहां पे आपको मिलेगा अटलांटिक ओशन।
अब बात करते हैं नॉर्थ में। उत्तरी दिशा में क्या आता है? नॉर्थ में आता है आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन समझते हैं, ये जो नॉर्थ उत्तरी दिशा जो है यहाँ पे आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक ओशन आता है। एंड साउथ में आता है ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी। यहाँ पे आपको ब्लैक सी मिलेगा, मेडिटेरियन सी मिलेगा, प्लस अफ्रीका भी आएगा। ठीक है, ये हमने हल्का सा पढ़ लिया कि यूरोप किस तरह से सिचुएटेड है, इसके आसपास क्या क्या है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और यूरोप के बारे में जानते हैं। सो इट इज सेपरेटेड फ्रॉम अफ्रीका बाय स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, ये हमारा यूरोप है। मैंने आपको बताया कि इसके नीचे क्या है? अफ्रीका है। सो यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि जो आपका यूरोप है और जो अफ्रीका है, ये दोनों सेपरेट होते हैं एक दूसरे से बाय द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। अब ये स्ट्रेट होता क्या है, पहले इसका मतलब समझते हैं, फिर इस टॉपिक पे वापिस आएंगे। So strait is a narrow body of water that connects two larger bodies of water. ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रेट में क्या मतलब है स्ट्रेट का, कि स्ट्रेट एक वाटर बॉडी है, ठीक है, पतली सी, नैरो समझते ना, पतली सी वाटर बॉडी है जो दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। मतलब इस साइड आता है आपका अटलांटिक ओशन, ठीक है, और इस साइड आता है आपका इंडियन ओशन, या आप कह सकते हैं एक तरह से, यहाँ पे इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल है, सॉरी अरेबियन सी है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जो बड़ी वाटर बॉडी है उसको इस साइड जो बड़ी वाटर बॉडी है उससे कनेक्ट करती है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। सो कहीं भी स्ट्रेट वर्ड अगर आ रहा है, मतलब कोई नैरो वाटर बॉडी है, ठीक है, जो दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, वही करता है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। इन दोनों को सेपरेट करता है और इन दोनों वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, ये तो याद करने वाली चीजें, इसमें समझना क्या है ना, तो फटाफट से इसको पढ़ लेते हैं हम, फिर आगे चलेंगे। नाउ हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंट माउंटेन्स के, जो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं यूरोप में कौन कौन सी हैं? एल्प्स, वेसुवियस, माउंट एटना, पेनीज, बाल्कन्स एंड यूराल। यूराल एशिया में भी कंसीडर हो जाता है, यूरोप में भी कंसीडर हो जाता है। हाईएस्ट पीक यूरोप की क्या है? माउंट एल्ब्रस 5633 मीटर। लोएस्ट पॉइंट क्या है? कैस्पियन सी है, राइट। यहां से क्वेश्चन आता है, ये भी याद रखना है। मेजर रिवर्स, मेजर मतलब जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं यूरोप की कौन कौन सी है? पहले तो राइन, बिगेस्ट रिवर है यूरोप की, और है डॉन एंड एल्बे। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड्स मोस्ट नॉर्दर्ली कैपिटल। इसका मतलब है कि दुनिया में सबसे नॉर्दर्न पॉइंट पे जो कैपिटल सिचुएटेड है, ठीक है, तो वो है आइसलैंड की रेजाविक। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आई हो कि आप मैप देखिए दुनिया का, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि कंट्रीज तो और भी हैं आइसलैंड के ऊपर, बट जो नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल है पूरी दुनिया की वो है रेजाविक आइसलैंड की। ठीक है, अब देखिए, मैंने कोशिश की है कि मैं सभी तरह के एस्पेक्ट्स जो हैं यहाँ पे कवर करूं, तो आप बस वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट छूट गया है या फिर कुछ चीज मिसिंग है, मैंने नहीं इनकॉर्पोरेट की है, या मैं भूल गई हूं, मुझे नहीं मिला वो पॉइंट, आपके बुक्स में है, तो आप उसे अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जितना अच्छा हो सके, जितना क्वालिटेटिव नोट्स हो सके आप बनाइए, ठीक है, वो आप ही के लिए बेनिफिशियल प्रूव होंगे। तो चलिए, अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। अब आपने कई बार सुना होगा कि बाल्टिक कंट्रीज होगी या फिर स्कैंडिनेविया हो गया, नॉर्डिक कंट्रीज होगी, इनका जिक्र होता है। तो अब ये है क्या, उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, यूरोप का मैप आपने देख लिया है, तो मैं बार बार उसे नहीं ड्रॉ करूंगी। ओके, पहले बात करती हैं बाल्टिक कंट्रीज के बारे में। तो 3 कंट्रीज इसमें आती हैं, ठीक है। इट इज अ जियोपॉलिटिकल टर्म यूज्ड टू ग्रुप 3 कंट्रीज। 3 कंट्रीज को जियोपॉलिटिकली एक साथ बोलने के लिए हम बोल देते हैं कि ये बाल्टिक कंट्रीज हैं। कौन कौन सी हैं? एस्टोनिया, लटविया एंड लिथुएनिया। All these 3 are member of NATO, European Union and the Eurozone। क्या बात हो रही है? बाल्टिक कंट्रीज है 3, कौन कौन सी? एस्टोनिया, लटविया एंड लिथुएनिया। ये तीनों जो है मेंबर है नाटो की। नाटो मैंने आपको पढ़ाया है टॉपिक ऑफ द डे में, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तीनों नाटो की मेंबर हैं, तीनों यूरोपियन यूनियन की मेंबर हैं, और तीनों यूरोजोन। यूरोजोन क्या होता है कि वो सारी कंट्रीज जिन्होंने अपनी ऑफिशियल करेंसी यूरो को बनाया हुआ है, वो यूरोजोन के अंडर आते हैं। ठीक है, तो ये तीनों इसके मेंबर हैं। और मैप पे अगर देखा जाए कि कहां पे लोकेटेड है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 3 कंट्रीज आती हैं। दिस इज एस्टोनिया, दिस इज लटविया एंड दिस इज लिथुएनिया। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता है बाल्टिक कंट्रीज, स्कैंडिनेविया एंड नॉर्डिक कंट्रीज। इसके अलावा बाल्टिक स्टेट्स भी आती हैं, बट वो हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसमें कंट्रीज में थोड़ा कंफ्यूजन है। नाउ नेक्स्ट है स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया में कितनी कंट्रीज आती है? 3। कौन कौन सी? नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क।
ये भी आपको याद रखना है। इसको आप वैसे एमएसटी करके याद रख सकते हैं, जैसे मैंने किया है महेंद्र सिंह धोनी एमएसटी, और फिर जब इसको ओपन करेंगे ना, फुल फॉर्म बनाएंगे तो एम की जगह एन कर देना, एमएन। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, आपको सही लगे अदरवाइज याद भी कर सकते हैं। तीन ही चीजें याद क्या करनी है ना। फिर नॉर्डिक कंट्रीज, नॉर्डिक कंट्रीज में आएंगी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज प्लस फिनलैंड एंड आइसलैंड। स्कैंडिनेवियन ऊपर वाली तीन और दो लैंड्स आएंगे, फिनलैंड एंड आइसलैंड, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। यहां से क्वेश्चन आ भी जाता है, नहीं भी आता, यू नेवर नो, ठीक है। बट हम जब पढ़ रहे हैं यूरोप तो फिर हम अच्छे से ही पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट आता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड। अब इसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन भी नहीं, आपने अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज पढ़ी होगी, बट वो चीज मैं आपकी यहाँ पे जो आपका डाउट रहता है ना कि ग्रीनलैंड हमारा यूरोप के पास है कि नॉर्थ अमेरिका के पास है, तो वो डाउट मैं आपका आज क्लियर करूंगी, ठीक है। पहली चीज तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड, पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो है ग्रीनलैंड। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया भी काफी बड़ा है, बट ऑस्ट्रेलिया को हम कॉन्टिनेंट मानते हैं, ग्रीनलैंड को कॉन्टिनेंट नहीं मानते हैं, क्योंकि कॉन्टिनेंट नहीं है ना ये। हम 7 कॉन्टिनेंट्स पढ़ते हैं, क्या हमने कहीं भी ग्रीनलैंड का नाम पढ़ा? नहीं पढ़ा। सो ग्रीनलैंड जो है एक आइलैंड है और दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। इट बिलोंग्स टू डेनमार्क। अब यहां पे समझने वाली बात है कि अगर हम बात करें कल्चरली, ठीक है, तो ये डेनमार्क को बिलोंग करता है, बट फिजियोग्राफिकली का मतलब है लोकेशन वाइज के ये लोकेटेड है नॉर्थ अमेरिका के पास। सो माना जाता है कि लोकेशन वाइज फिजियोग्राफिकली ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, बट कल्चरल सिग्निफिकेंस है वो इनका डेनमार्क से रिलेटेड है, तो उस हिसाब से ये डेनमार्क के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के अंदर आता है, ठीक है। लैंड ग्रीनलैंड के अंदर आती है, बट कल्चरली इट बिलोंग्स टू डेनमार्क, एंड डेनमार्क इज अ कंट्री विच इज सिचुएटेड इन यूरोप। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी इसके बारे में हम नॉर्थ अमेरिका जो पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट हमने नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट ही पढ़ना है, तो वहां पे मैं इस चीज को आपको काफी अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ यूरोप। यूरोप की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप फसल क्या है? व्हीट। नेक्स्ट है बिगेस्ट एंड रिचेस्ट कोल फील्ड ऑफ यूरोप, जहां पे कोयले वगैरह आपको मिलेंगे, वो है रूहर, जर्मनी, ठीक है। की टू द बाल्टिक, डेनमार्क की जो कैपिटल है कोपेगन, इसे कहा जाता है की टू द बाल्टिक, ठीक है। नेक्स्ट आता है लैंड ऑफ फॉरेस्ट्स एंड लेक्स, जंगलों और झीलों की जमीन किसे कहते हैं? फिनलैंड। तो ऐसे करके क्वेश्चंस आ जाते हैं, हमने बस पढ़ते रहना है ना, जो हमारा काम है पढ़ना, हर एक एस्पेक्ट कवर करना, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना कि किस तरह के क्वेश्चंस जिस एग्जाम पे आप फोकस कर रहे हैं उसमें आ रहे हैं, एंड देन उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करना, ठीक है। तो चलिए, अब हमारा सेकंड पेज भी हुआ कंप्लीट, बट अभी हमें काफी कुछ पढ़ने को रह गया है, तो बस आप मेरे साथ बने रहें। वीडियो हल्का सा लंबा हो सकता है, बट आप ही के बेनिफिट के लिए होगा, है ना। तो चलिए, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नाउ नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट गल्फ्स एंड बेज, जो भी खाड़ियां होती हैं, समझते ना, जैसे बे ऑफ बंगाल है, वैसे करके जो भी बेज हैं, गल्फ्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट है उनका मैंने नाम लिखा हुआ है, किस किस को कनेक्ट करती है वो लिखा हुआ है, तो आप जरूर इसके नोट्स बनाएं। गल्फ ऑफ बोथनिया स्वीडन एंड फिनलैंड के बीच में है। इंग्लिश चैनल ब्रिटेन एंड फ्रांस के बीच में है। गल्फ ऑफ लायंस साउथ ऑफ फ्रांस एंड बे ऑफ बिस्के फ्रांस एंड स्पेन। यस, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, ब्रिटेन क्या है, यूनाइटेड किंगडम क्या है, लंदन क्या है, वेल्स क्या है, ये डाउट रहता है ना। तो ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसके एंड में वो आपका डाउट भी मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी, आप कभी भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे बाल्कन स्टेट्स के बारे में। अभी हमने बाल्टिक कंट्रीज पढ़ा था ना, अब हम बाल्कन स्टेट्स पढ़ेंगे। सो इट इज ए ग्रुप ऑफ 9 कंट्रीज, 9 देश हैं, उनका ग्रुप है। अब देखिए, ये थोड़ा सा ना कंट्रोवर्शियल है, कई जगह पे मुझे 13 मिल रहा है, कई जगह मुझे 11 मिल रहा है, तो आप इन कंट्रीज को ना ही लिखे तो बेहतर है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता भी नहीं है। बट आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो बाल्कन स्टेट्स हैं, ऑल्सो नोन एज बाल्कन पेनिनसुला, ये आपका यूरोप है। यूरोप का जो ये वाला पार्ट है, दिस इज द बाल्कन पेनिनसुला, और यहाँ पे जो भी कंट्रीज सिचुएटेड है ना, उन्हें हम कहते हैं बाल्कन स्टेट्स। ओके, जियोग्राफिकल एरिया इन साउथ ईस्ट यूरोप, यूरोप के साउथ ईस्ट में जो एरिया है वो है बाल्कन स्टेट्स, ठीक है। नाउ दिस रीजन टेक्स इट्स नेम फ्रॉम बाल्कन माउंटेन्स, एक्चुअली यहाँ पे बाल्कन माउंटेन्स में है, तो वहीं से इन स्टेट्स का नाम पड़ गया है बाल्कन स्टेट्स। अब यहाँ पे देखिए, जिस बुक से मैंने लिखा है वहां पे था कि 9 कंट्रीज आती हैं, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया, मैसेडोनिया, बुल्गारिया, ग्रीस, रोमानिया, अल्बेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनेग्रो एंड कोसोवो, ठीक है। तो वैसे भी आप इनको याद तो कर नहीं सकते, क्योंकि कोई फेमस कंट्री होती तब भी, ग्रीस, बुल्गारिया तो फिर भी ठीक है, बट इनको याद करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, है ना। तो बस आपने ऐसे रखना कि बाल्कन पेनिनसुला
में सिचुएटेड हैं, साउथ ईस्ट यूरोप में है, यहाँ पे बाल्कन माउंटेन्स है इसलिए इनका नाम बाल्कन स्टेट्स है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बोथ इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन। चाहे क्षेत्रफल के हिसाब से बोले, चाहे आप जनसंख्या के हिसाब से बोले, पूरी दुनिया में सबसे छोटी कंट्री कौन सी है? वो है वेटिकन सिटी, जो कि रोम इटली में सिचुएटेड है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। फ्रांस भी एक कंट्री है विच इज सिचुएटेड इन यूरोप। ठीक है, सो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रांस के कैपिटल क्या है ये तो मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है, पेरिस है। एंड पेरिस को क्या मानते हैं हम? फैशन इंडस्ट्री, फैशन हब मानते हैं। सो इट इज द हाउस ऑफ फैशन इंडस्ट्री ऑन सीन रिवर, सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। करेंसी है यूरो, मतलब ये भी यूरो जोन का मेंबर है। ठीक है, वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वाइन इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में मतलब लीडिंग प्रोड्यूसर है वाइन का। वाइन तो आप समझते हैं ना, ये अल्कोहल वाइन ये सब, तो वाइन का लीडिंग प्रोड्यूसर है फ्रांस। फैशन इंडस्ट्री पेरिस, सीन नदी के तट पर स्थित है। यूरो इसकी करेंसी है, सो इट इज अ मेंबर ऑफ यूरोजोन। ठीक है, चलिए इस पेज पे थोड़े से पॉइंट्स थे वो भी हमने पढ़ लिए। एंड बस आप वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें। और अब हम सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। Now see, this is not the last page. इसके बाद अभी हमें थोड़ा सा और भी पढ़ना है, सो एक पेज और पढ़ना है। बट यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जो कि सिचुएटेड है यूरोप में और उनकी कैपिटल्स मैंने साथ में लिखी हुई है, तो आप इन्हें जरूर एक बार देखिए। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम है, इसकी कैपिटल है लंदन। यूक्रेन कीव, स्विट्जरलैंड बर्न, स्वीडन स्टॉकहोम, स्पेन मैड्रिड, सर्बिया बेलग्रेड, सैन मेरिनो, रशिया मॉस्को, पोर्टुगल लिस्बन, पोलैंड वॉर्सो, नॉर्वे ऑस्लो, नीदरलैंड्स एम्स्टर्डम, लग्जमबर्ग, इटली रोम, आयरलैंड डब्लिन। अब देखिए इसके नोट्स आप बनाएं जरूर, क्योंकि होता क्या है ना, वैसे आप बुक से पढ़ेंगे, बुक में सब कुछ दिया होता है, लेकिन बुक से पढ़ना स्टैटिक जीके बहुत टफ होता है, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स छोटा छोटा लिखा होता है, नहीं याद कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपने नोट्स पे मार्क करके याद कर सकते हैं, इस तरह से हाथ रख के याद कर सकते हैं कि हाँ मुझे लग्जमबर्ग का नहीं याद रहता या मुझे जर्मनी का नहीं याद रहता, वहां पे स्टार लगा सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट टाइम रिवीजन में हेल्प करेगा। बुक में आप क्या ही करेंगे, थोड़ा सा बुक को रंग दिया तो बस फिर, है ना। चलिए लग्जमबर्ग की होगी लग्जमबर्ग, इटली रोम, आयरलैंड डब्लिन, आइसलैंड रिजाविक। ये मैंने बताया आपको कि नॉर्थ मोस्ट कैपिटल है सिचुएटेड इन दी नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। ग्रीस एथेंस, जर्मनी बर्लिन, फ्रांस पेरिस, फिनलैंड हेलसिंकी, डेनमार्क कोपेनहेगन, बेल्जियम ब्रुसेल्स, ऑस्ट्रिया वियना, हंगरी बुडापेस्ट। कंफ्यूजन मैं आपको बताती हूँ किसमें होता है। एक ये जर्मनी की है बर्लिन और एक स्विट्जरलैंड की है बर्न। तो इसमें जो है कंफ्यूजन रहता है, जर्मनी बर्लिन स्विट्जरलैंड बर्न, मतलब आपको अब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से याद करने हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमारा कंट्री विद कैपिटल्स भी हो गया कंप्लीट। लास्ट पेज पे चलते हैं जहां पढ़ेंगे यूनाइटेड किंगडम, लंदन, इन सब में क्या डिफरेंस है। ओके, तो चलिए सीधे चलते हैं अपने लास्ट पेज की तरफ। डिस्क्राइब्ड एज द पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास। अब जो ये यूरोप है इसे पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास के नाम से भी जाना जाता है। पेनिनसुला होता क्या है? एक ऐसा लैंड का पार्ट जो 3 साइड से पानी से घिरा हो। ये मैंने आपको बताया था। ऐसा ही इंडिया के केस में, इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है उसे हम पेनिनसुला पार्ट बोलते हैं या पेनिनसुलर माउंटेन्स पढ़ते हैं। तो पेनिनसुला का मतलब कि 3 जगह से वो घिरा हुआ है पानी से और एक साइड पे वहां पे है लैंड। ठीक है, तो इसे पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास भी कहते हैं, किसे? यूरोप को। नाउ द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू लंदन। प्राइम मेरिडियन हमने क्या पढ़ा है? लैटिट्यूड्स पढ़े हैं, लॉन्गिट्यूड्स पढ़े हैं। तो जो प्राइम मेरिडियन है दैट इज कंसीडर्ड द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इस तरह से ऊपर से नीचे तक चलता है। ठीक है, वर्टिकली। तो ये लंदन से पास करता है और यूरोप में 3 कंट्रीज यूके, फ्रांस एंड स्पेन यहां से पास करता है। चलिए अब लास्ट हम पहुंच गए हैं, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। हमें डाउट होता है इंग्लैंड क्या है, यूके क्या है, लंदन क्या है। हम सोचते हैं एक ही चीज है तीनों को, है ना, एक ही साइमल्टेनियसली यूज करते हैं। ऐसा नहीं है। इंग्लैंड यूके लंदन ये टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपसे फिर से ये क्वेश्चन पूछूंगी तो आप बहुत इजीली इसको आंसर कर पाएंगे। सो यूके स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड किंगडम। यूके जो है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड से मिलकर बना है। क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनिए। ये पूरा है आपका जो इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, इसके आसपास का एरिया। ये है आयरलैंड। दिस कंसीडर्ड द सेपरेट और इंडिपेंडेंट कंट्री। आयरलैंड अलग है, अलग कंट्री है, अलग कैपिटल है, सब कुछ इनका अलग है, अपना इंडिपेंडेंट है। लेकिन जो इसका नॉर्दर्न पार्ट है विच इज कॉल्ड एज द नॉर्दर्न आयरलैंड, ये एक अलग कंट्री है। सो नॉर्दर्न आयरलैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस वेल्स प्लस इंग्लैंड, 4 हो गए। ये चारों मिलकर बनाते हैं हमारा यूनाइटेड किंगडम। इन चारों को बोलते हैं हम यूके। तो यूके समझ गए आप, 4 कंट्रीज का कॉम्बिनेशन या 4 कंट्रीज का क्लस्टर।
कौन कौन सा? नॉर्दर्न आइलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड। सो यूनाइटेड किंगडम समझ आ गया। ओके, आगे चलते हैं। नाउ व्हाट इज इंग्लैंड? इंग्लैंड क्या है? इंग्लैंड एक कंट्री है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम इज अ ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज एंड इंग्लैंड इज अ कंट्री। एंड व्हाट इज लंदन? लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। समझ आ गया? अब वापस यहां पे आइए। इंग्लैंड क्या है? कंट्री है। यूके क्या है? ग्रुप ऑफ या क्लस्टर ऑफ 4 कंट्रीज, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आइलैंड। एंड व्हाट इज लंदन? कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। 3 चीजें आपको समझ में आई होंगी। बाकी यहाँ पे आप सोच रहे होंगे इंग्लैंड क्या है, स्कॉटलैंड क्या है, वेल्स क्या है, नॉर्दर्न आइलैंड क्या है। चारों कंट्रीज हैं और ये चारों मिलकर बनाती हैं यूनाइटेड किंगडम। एंड व्हाट इज लंदन? लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। आई होप आपको 4 चीजें समझ में आई हैं, ठीक है। आज जो हम कॉन्टिनेंट पढ़ने जा रहे हैं वो है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ड मैप आपके पास होना चाहिए। देखिए वहां पे नॉर्थ अमेरिका जो है ये लाई कहां पे एग्जैक्टली करता है, ठीक है। तो बस इसी कॉन्टिनेंट के बारे में आज हमें पढ़ना है। सबसे पहले पेपर पेन उठाएं और वीडियो के साथ साथ में ही अपने नोट्स मेंटेन करना स्टार्ट कर दें। सो फर्स्ट पॉइंट आता है दैट दिस इज द 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। एरिया वाइज सबसे बड़ा है एरिया वाइज एशिया, देन अफ्रीका एंड देन कम्स नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। वैसे मैंने आपको इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था कॉन्टिनेंट्स तो एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज कॉन्टिनेंट्स पढ़ाए थे, तो आप वहां से एक बार याद कर लें, फिर आप इस चीज को यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक रफ सा मैप बनाया है। वैसे तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के पास बहुत सारे आइलैंड्स भी हैं, बट वो चीज मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं की है। आपको हल्का सा जो 3 मेन कंट्रीज हैं नॉर्थ अमेरिका में उनका आइडिया देना। जैसे यहाँ पे आता है आपका कनाडा, दिस इज यूएसए, दिस इज मेक्सिको एंड अलास्का, ठीक है। नाउ अलास्का इज नॉट अ कंट्री, ये पार्ट है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है कि जो नॉर्थ अमेरिका है इसके ईस्ट में क्या आता है, वेस्ट में क्या आता है। तो अपने सामने मैप रखें और मैप को रिलेट करके पढ़ें। जो नॉर्थ अमेरिका है इसके ईस्टर्न पार्ट में आता है अटलांटिक ओशन, यहां पे आता है अटलांटिक ओशन। वेस्टर्न पार्ट में आता है पैसिफिक ओशन, सो इसके इस पार्ट में आता है पैसिफिक ओशन। नॉर्थ में आता है आर्कटिक ओशन एंड साउथ में आता है कैरिबियन सी एंड पनामा कैनाल, ठीक है। पनामा कैनाल के बारे में भी हम पढ़ेंगे ये क्या करती है, बट यहाँ पे फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि इसके साउथ में कैरिबियन सी, पनामा कैनाल आता है, देन साउथ अमेरिका आता है। फिर इट कंप्राइजेस 23 कंट्रीज, 23 कंट्रीज है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, बट सारी इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम सबके बारे में नहीं पढ़ते हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनकी कैपिटल्स भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस। नॉर्थ अमेरिका की इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी हैं? अलास्का, एल्यूशियन, एपेलेचियंस, ब्रूक्स, कैस्केड एंड रॉकीज, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट क्या है? माउंट मैकिनले। लोएस्ट पॉइंट क्या है? डेथ वैली। माउंट मैकिनले यहाँ पे हाइट दी है, डेथ वैली इसकी हाइट दी है, ठीक है। हाइट क्या मतलब डेप्थ दी है यहाँ पे, तो इस केस में लोएस्ट पॉइंट है तो डेप्थ होगी, है ना। चलिए रॉकीज जो है हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन नॉर्थ अमेरिका, मतलब माउंटेन रेंज है काफी फेमस नॉर्थ अमेरिका की, कौन सी? रॉकीज माउंटेन्स। नेक्स्ट हमें पढ़ना है लेक्स के बारे में कि नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सी लेक्स जो हैं वो सिचुएटेड हैं। सो अरेंज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि वेस्ट से ईस्ट के मैनर में अरेंज करके यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले वेस्ट में आती है लेक सुपीरियर, देन लेक मिशिगन, लेक हुरॉन एंड लेक ओंटारियो। अब ये जो 3 है सुपीरियर, हुरॉन, ओंटारियो, दीज आर शेयर्ड बाय यूएसए एंड कनाडा। ये तीनों सुपीरियर, हुरॉन, ओंटारियो, ये तीनों लेक्स यूएसए एंड कनाडा दोनों के बीच में शेयरिंग से बनी है। बट लेक मिशिगन जो है इट लाइज एंटायरली इन यूएसए, पूरी की पूरी ये यूएसए में लाई करती है। अदर्स यानी इसके अलावा और बाकी लेक्स कौन कौन सी है? ग्रेट बियर है, ग्रेट सॉल्ट एंड मीड है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट पे हमने जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो पढ़ने की कोशिश की है। मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स में यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकूं, बट अगर आपको लगता है कि कोई चीज मिसिंग है या आपके बुक्स में दी है बट मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है तो उसको आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट। अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो नॉर्थ अमेरिका में सिचुएटेड हैं। वो है कोलोराडो, कोलंबिया, मैकेंजी, रिवर मिसिसिपी, मिसूरी एंड सेंट लॉरेंस,
ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से रिवर कौन से कॉन्टिनेंट में है, इतना पता होना ही बहुत है। ठीक है, क्योंकि हमें अपने कॉन्टिनेंट में एशिया में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। सो कौन सी रिवर कौन से कॉन्टिनेंट में कोई बहुत फेमस है तो उसका कंट्री पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट रिवर्स हो गई। अब हम पढ़ते हैं हूवर डैम के बारे में। हूवर डैम के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज दिस इज द हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे हाइट पे जो डैम है दैट इज हूवर डैम। इट इज सिचुएटेड ऑन कोलोराडो रिवर। कोलोराडो जो नदी है उसके ऊपर ये बना हुआ है। नाउ कनाडा के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो हम जस्ट ये वन लाइनर्स हैं, इनमें कुछ रिलेट करने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसे समझने की, तो याद करने के पॉइंट्स है ना। सो कनाडा के बारे में हम पढ़ेंगे दैट इट हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन दी वर्ल्ड। कोस्ट लाइन समझते हैं? मान लीजिए ये कोई कंट्री है, तो अगर यहाँ पे ये सारा ओशन है तो यहां से यहां तक इसकी कोस्ट लाइन, तट माना जाता है, जो वो किसी वाटर बॉडी के साथ लगता है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो कनाडा है इसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है पूरी दुनिया में। एंड दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। एरिया वाइज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है। फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? रशिया। मैप पे भी देखते तो हमारी नजर जाती है रशिया पे, कि रशिया जो है एरिया वाइज, ये कह लीजिए क्षेत्रफल के हिसाब से काफी बड़ी कंट्री है। नेक्स्ट पॉइंट आता है 49th पैरेलल लाइन। 49 पैरेलल लाइन क्या करती है? इट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। कनाडा और यूएसए के बीच में एक बाउंड्री बनाता है एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट बाउंड्री बिटवीन एनी टू कंट्रीज। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किन्हीं भी दो कंट्रीज के बीच में सबसे बड़ी बाउंड्री जो शेयर होती है वो है कनाडा और यूएसए के बीच में, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय 49th पैरेलल लाइन। नेक्स्ट आता है लेक सुपीरियर। अब लेक सुपीरियर के बारे में क्या है? दैट दिस इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया, और यू कैन से इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया। एरिया के हिसाब से जो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड में वो है लेक सुपीरियर, विच इज इन नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। सो दिस कॉन्टिनेंट एंटायरली लाइज विद इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पे लाइस आएगा। सो ये कॉन्टिनेंट जो है कौन सा? नॉर्थ अमेरिका जो है पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दैट देयर आर 5 टाइम जोन्स इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में टोटल है 5 टाइम जोन्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। द लार्जेस्ट कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? वो है कनाडा। इन टर्म्स ऑफ एरिया हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है द लॉन्गेस्ट रिवर इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में सबसे लंबी नदी द मिसूरी। इट डजंट हैव एनी लैंडलॉक्ड कंट्रीज। लैंडलॉक्ड कंट्री समझते हैं कि मान लीजिए कोई कंट्री है, ठीक है, तो इसके आसपास कोई वाटर बॉडी से टच नहीं होती। यहाँ भी कोई कंट्री है, यहाँ भी कंट्री, हर जगह कंट्रीज हैं, तो उसको हम बोलते हैं, अगर हर जगह लैंड ही लैंड है तो हम उसको बोलते हैं लैंडलॉक्ड कंट्री, की वो किसी वाटर बॉडी से कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है नॉर्थ अमेरिका में जो लैंडलॉक्ड हो, मतलब हर एक कंट्री वाटर बॉडी से कनेक्टेड है। नेक्स्ट आता है दिस इज द फर्स्ट कंट्री एवर टू हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट कंट्री यूएसए। यहाँ पे यूएसए की बात हो रही है कि पहली कंट्री है यूएसए, मतलब अमंग द फर्स्ट कंट्रीज, पहली तो नहीं बोल सकते बट जो स्टार्टिंग में जिनका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था वर्ल्ड में उनमें से अमंग द फर्स्ट कंट्रीज है हमारी यूएसए। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा सेकंड पेज भी हुआ कंप्लीट। आगे चलेंगे, कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे हम, थोड़ा सा यूएसए कनाडा के बारे में पढ़ेंगे, पनामा कैनाल के बारे में पढ़ेंगे, ग्रीनलैंड। यस, ग्रीनलैंड इज वेदर अ पार्ट ऑफ यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। ये क्वेश्चन था, तो वैसे मैंने आपको ये यूरोप में थोड़ा सा समझाया था, आज फिर से इसके बारे में जिक्र करेंगे। तो बस ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो अलग से पॉइंट्स हैं, उनके बारे में पढ़ना है, तो बस आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा तो नहीं होगा, तो आप आराम से वीडियो के साथ में नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट आता है यूएसए। यूएसए स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो इसकी कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। यहाँ पे डीसी क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। यूएसए की कैपिटल हो गई वॉशिंगटन डीसी। कौन सी नदी के तट पर सिचुएटेड है? सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर पोटोमैक। पता होना चाहिए, रिवर पोटोमैक के तट पे है वॉशिंगटन डीसी। डिवाइडेड इनटू 50 स्टेट्स, 50 स्टेट्स हैं इसमें। ठीक है, स्मॉलेस्ट स्टेट है रोडे आइलैंड एंड द मोस्ट पॉपुलर स्टेट इज कैलिफोर्निया। अब इसमें याद ही करना है, समझने वाला कुछ नहीं है ना। रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर ऑफ यूएसए। यूएसए की रॉकेट लॉन्चिंग साइट कहां पे है? केप कैनेडी फ्लोरिडा में है। बिजिएस्ट एयरपोर्ट ऑफ यूएसए। यूएसए का सबसे बिजी एयरपोर्ट कौन सा है? हार्ट्सविल जैक्सन एटलांटा एयरपोर्ट। द ड्राइएस्ट एंड हॉटेस्ट प्लेस इन यूएसए। यूएसए में सबसे ज्यादा सूखा और सबसे ज्यादा गर्म इलाका क्या है? डेथ वैली। नाउ ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज नोन एज द आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, पिट्सबर्ग। ठीक है, एंड विच इज कॉल्ड द ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, वो है डेट्रॉइट।
ये तो आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो बस ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो हमें पढ़ना है, ऐसे कोई बहुत टफ नहीं है, इसमें बहुत इजी है, तो बस यही चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है। अब हमने यूएसए के बारे में पढ़ के फ्री हुए, अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा कनाडा के बारे में। तो यहाँ पे 10 स्टेट्स हैं, 3 फेडरल टेरिटरीज हैं, कैपिटल है ओटावा, लार्जेस्ट प्रोविंस है कनाडा की क्यूबेक, मोस्ट पॉपुलेटेड वन है ओंटारियो, लार्जेस्ट सिटी है टोरंटो, एंड द मेजर पार्ट ऑफ कनाडा हैज टैगा एंड टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट, मतलब ठंड ज्यादा रहती है ना। एंड यहाँ पे आपको सदबरी माइंस मिलेंगी विच आर फेमस फॉर लेड, जिंक एंड सिल्वर। ओके, तो मुझे लगता है इसमें समझाने वाली कोई बात आप एक बार पढ़ के लिख के याद कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि पनामा कैनाल, हमने पढ़ा कि जो नॉर्थ अमेरिका है उसके साउथ में आपको कैरिबियन सी एंड पनामा कैनाल मिलेगा, तो पनामा कैनाल से क्वेश्चन भी आता है। देखिए ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, थोड़ा सा मैप खराब हो सकता है, थोड़ा आप एग्जैक्टली बना सकते हैं थोड़ा ऐसे करके। ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका साउथ अमेरिका, इन दोनों के बीच में ये जो कैनाल है इसे हम बोलते हैं पनामा कैनाल। इट इज एन आर्टिफिशियल 82 किलोमीटर वाटरवे दैट कनेक्ट्स अटलांटिक ओशन विद पैसिफिक ओशन एंड डिवाइड्स नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। ये कैनाल क्या करती है, दो लैंड पार्ट्स को डिवाइड करती है, यानी नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग करती है, और जो इस साइड पे पैसिफिक ओशन है और इस साइड पे जो अटलांटिक ओशन है उनको नैरो जो यहाँ पे वाटरवे है उससे कनेक्ट करती है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो मैं क्या यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, ठीक है। पनामा कैनाल, अब देखिए होता क्या है ना कि अगर आपको जाना है यहां से अफ्रीका तक, ठीक है, अफ्रीका में आपको कुछ सामान भेजना है इस वाले पार्ट से, तो अदरवाइज आपको नीचे होके केप ऑफ गुड होप अफ्रीका से पूरा घूम के वहां जाना पड़ेगा। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास पनामा कैनाल है तो आप यहां से इस तरह से टर्न लेके डायरेक्ट वहां पे जा सकते हैं, तो इससे क्या रूट काफी ज्यादा शॉर्ट हो गया है ना, मतलब हमारी खर्चा भी कम हो गया है, अब टाइम की भी सेविंग हो रही है, ज्यादा भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। समझ रहे हैं, मैप को देख के समझिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी पनामा कैनाल नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका दो लैंड पार्ट्स को अलग करता है, और जो दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं यानी कि पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन, इन दोनों को कनेक्ट करता है, ठीक है। चलिए, तो अभी इसी के साथ हमारा थर्ड पेज भी हुआ कंप्लीट, बट वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी थोड़ा पेशेंस बनाना जरूरी है। यस, हम पढ़ेंगे कंट्रीज एंड कैपिटल्स, जो भी फेमस कंट्रीज है उनके कैपिटल्स पढ़ेंगे, उसके बाद ग्रीनलैंड का क्या कंसेप्ट है वो पढ़ेंगे, एंड उसके बाद हमारा वीडियो कंप्लीट। तो बस 2-3 मिनट लगेंगे, वीडियो देखें, ठीक है, आपका पूरा का पूरा जो ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है ये कवर हो जाएगा। तो चलिए अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज और उनकी कैपिटल्स मैंने लिखी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं कनाडा, ओटावा, ये यहाँ पे गलत हो गया था, ठीक है, ओटावा, ये मैंने आपको स्पेलिंग पीछे लिखवाई है, वहां से आप देख सकते हैं। कोस्टा रिका, सैन जोस, क्यूबा, हवाना, एल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर, हैती, पोर्टो प्रिंस, जमैशिया, किंगस्टन, मैक्सिको, मैक्सिको सिटी, निकारागुआ, मैनागुआ, पनामा, पनामा सिटी, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडियंस, किंगस्टन, यूएसए, वॉशिंगटन डीसी। तो इंपॉर्टेंट यही है, कनाडा है, मैक्सिको है और ये आपका यूएसए है। बाकी मैंने ऐसे लिखवा दिया जो भी फेमस है जिनके बारे में जिक्र होता है, ठीक है, तो आप चाहें तो इनको लिख सकते हैं। नाउ बेटर ये होगा कि आप मैप को देखिए और वहां से कंट्रीज को रिलेट करके पढ़ें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको रटिफिकेशन होगी, आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि हैती कहाँ पे है, एल सल्वाडोर कहाँ पे है, क्यूबा कहाँ पे है, कोस्टा रिका कहाँ पे है, बट जब आप मैप में देखेंगे तो आपको काफी अच्छी समझ होगी, है ना। चलिए अब फिर से वही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक आ गया कि ग्रीनलैंड विच इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड, जो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, क्या ये यूरोप के अंडर है या फिर ये हमारा नॉर्थ अमेरिका के अंडर है। तो देखिए, दो फिजियोग्राफिकली अ पार्ट ऑफ नॉर्थ America, but it has been politically and culturally associated with Europe, which means Denmark. देखिए, फिजियोग्राफिकली का मतलब है लोकेशन वाइज ये नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल पास में है, तो हम इसको लैंड वाइज जो है कंसीडर करते हैं दैट इट इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। बट पॉलिटिकली फॉर्म में बोले या कल्चर फॉर्म में बोले तो ये फॉलो करता है डेनमार्क को। यहाँ के लोग जो है उनका कल्चर जो है वो यूरोप जैसा है, डेनमार्क के लोगों जैसा है, हर एक चीज वहां जैसी है, तो उस हिसाब से यहाँ हम कह सकते हैं पॉलिटिकली एंड कल्चरली इट इज एसोसिएटेड विद यूरोप और यू कैन से डेनमार्क। तो आपको समझ आ गया, फिजियोग्राफिकली नॉर्थ अमेरिका के पास है, लैंड नॉर्थ अमेरिका की है, बट कल्चर वगैरह सब कुछ जो है इनका यूरोप जैसा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो उनका कल्चर फॉलो करते हैं।
आज जो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर कॉन्टिनेंट पढ़ने जा रहे हैं वो है साउथ अमेरिका। तो इससे पहले देखिए हम एशिया पढ़ चुके हैं, यूरोप पढ़ चुके हैं, नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ चुके हैं, राइट। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं आप वहां पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज हमें पढ़ना है साउथ अमेरिका के बारे में। तो सबसे पहले तो आपने अपने सामने जो भी मैप लगाया है वर्ल्ड का उसमें देखें कि साउथ अमेरिका एक्चुअल में लाई कहाँ पे करता है। ठीक है, वैसे मैं आपको लोकेशन यहाँ पे बताऊंगी, बट जब आप मैप पे देखेंगे तब आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ अपना पेपर पेन निकालें और वीडियो के साथ में ही अपने नोट्स बनाते रहें। फाइन, बहुत सारे अमेजिंग पॉइंट्स मैं आपको साउथ अमेरिका से रिलेटेड बताऊंगी जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल वीडियो हो सकती है, प्लस काफी शॉर्ट वीडियो होगी, बहुत लेंथी वीडियो नहीं होगी जैसे एशिया के केस में था। एशिया के केस में हमें काफी कुछ पढ़ने के लिए था क्योंकि वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, बोथ इन टर्म्स ऑफ एरिया एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। बट साउथ अमेरिका इतना बड़ा नहीं है, उसमें कंट्रीज भी कम है तो पॉइंट्स भी कम है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो देखिए साउथ अमेरिका कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब ये रफ सा मैप है, ऐसे मत बोलेगा मैम इसमें आइलैंड्स भी हैं, ये भी है, वो भी है। यस आइलैंड्स भी हैं, बट मैंने रफ सा मैप बताया है यहाँ पे ताकि जब भी साउथ अमेरिका का जिक्र हो आपके दिमाग में हल्की सी इमेज तो आए कि ये जगह, ये कॉन्टिनेंट दिखता कैसा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोकेशन की। तो इसको, ये जो चीज मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, इसको आप मैप के साथ रिलेट करके पढ़िएगा। ठीक है, ये है आपका साउथ अमेरिका। तो इसके ईस्ट में आता है अटलांटिक ओशन, यहां पे आता है ना अटलांटिक ओशन, इसके वेस्ट में आता है पैसिफिक ओशन। सो दिस इज द वेस्ट साइड ऑफ साउथ अमेरिका, यहां पे आपका आता है पैसिफिक ओशन। इसके नॉर्थ में आता है क्या, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका आता है, पनामा कैनाल आता है। पनामा कैनाल क्या है वो मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका जब पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो में, वहां बताया था कैनाल किस किस को कनेक्ट करती है, किसको सेपरेट करती है, और कैरिबियन सी यहाँ पे आता है। ठीक है, तो इसके उत्तरी भाग में नॉर्थ अमेरिका, कैरिबियन सी, पनामा कैनाल, ये सब आता है। और इसके साउदर्न पार्ट में क्या आता है, अंटार्कटिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया कि साउथ अमेरिका की ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में क्या क्या आता है। अब आगे चलते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एंडीज। एंडीज क्या है, बहुत ही ज्यादा फेमस माउंटेन रेंज है, आपने सुना होगा इसके बारे में, नहीं भी सुना तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया की लार्जेस्ट का मतलब यहाँ पे आप इसको लॉन्गेस्ट कीजिएगा कि सबसे लंबी माउंटेन रेंज है पूरी दुनिया में। ठीक है, लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। देखिए ये साउथ अमेरिका है, इसका जो ये वेस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे सिचुएटेड है आपकी एंडीज। इसको आप लॉन्गेस्ट की जगह, लार्जेस्ट की जगह लॉन्गेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अमेज़न। अमेज़न क्या है, नदी है, इतना तो आपको पता होगा, है ना। सो दिस इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड वॉल्यूम वाइज। वॉल्यूम यानी घनत्व के हिसाब से, वॉल्यूम मतलब किसी रिवर में कितना ज्यादा पानी है उस हिसाब से सबसे बड़ी नदी है पूरी दुनिया की अमेज़न, जो कि कहां पे है, साउथ अमेरिका में है, फ्लोज थ्रू साउथ अमेरिका। बट लेंथ वाइज याद रखना है, नाइल रिवर है जो कि अफ्रीका, इजिप्ट में फ्लो करती है, वो जब हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे। बट ये क्वेश्चन दो तरह से आता है कि लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो हम उसका आंसर नाइल करते हैं या नील नदी करते हैं। और जो अब कई बार आता है लार्जेस्ट रिवर, लार्जेस्ट का मतलब है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो वो है आपकी अमेज़न, जो कि कहां पे है, साउथ अमेरिका में है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने पढ़ना है एंजल फॉल्स के बारे में। सो एंजल फॉल्स मतलब कोई वाटरफॉल है, कोई झरना है। सो दिस इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब सबसे ऊंचा झरना है पूरी दुनिया का। कहां पे सिचुएटेड है, वेनेजुएला साउथ अमेरिका में सिचुएटेड है। कौन सी रिवर पे, ओरिनोको रिवर पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमें पढ़ना है टिटिकाका। टिटिकाका क्या है, द हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित फ्रेश वाटर लेक है टिटिकाका। कहां पे है, बोलीविया साउथ अमेरिका में। ठीक है, अब देखिए हमने कितना कुछ पढ़ा। हमने पढ़ा सबसे लंबी माउंटेन रेंज साउथ अमेरिका में है, सबसे लंबी नदी, लंबी मतलब बड़ी नदी सॉरी, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, पानी के घनत्व के हिसाब से साउथ अमेरिका में है। हाईएस्ट वाटरफॉल पूरी दुनिया का साउथ अमेरिका में है। हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक साउथ अमेरिका में। तो चार इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे कंट्रीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज। देखिए कोई भी कॉन्टिनेंट है उसमें नंबर ऑफ कंट्रीज होती हैं, बहुत सारी कंट्रीज होती है। जैसे हमने एशिया में पढ़ा, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, जापान, ये सब है, और भी बहुत सारी हैं। नाउ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो साउथ अमेरिका में कंट्रीज सिचुएटेड हैं एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी कौन सी है, ब्राजील, सेकंड नंबर पे अर्जेंटीना एंड थर्ड नंबर पे पेरू।
ठीक है। अब सारे तो हम नहीं याद करेंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि एरिया वाइज सबसे बड़ी ब्राजील है, सेकंड नंबर पे अर्जेंटीना है। अब देखिए, आपको यहाँ पे तो मैंने रफ सा मैप बताया है, लेकिन जब आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो ब्राजील है उसने बहुत सारा एरिया कवर किया हुआ, तो आपके दिमाग में वैसे ही वो चीज बैठ जाएगी कि ब्राजील जो है एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री है साउथ अमेरिका में। ठीक है। नेक्स्ट आता है द हाईएस्ट पीक, मतलब जो साउथ अमेरिका है वहां की हाईएस्ट पीक, पूरे कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट अकांकागुआ। ठीक है। एंड ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ, अर्थ पे सबसे सूखी जगह, ड्राई जगह कहां पे है? एक इन अटाकामा डेजर्ट, चाइल्ड। अब देखिए, अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं काफी टाइम से, तो आपको याद होगा कि हमने ओशन करंट्स के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि इस तरह से वो चलती हैं और यहाँ पे वो अटाकामा डेजर्ट लाइक कंडीशन बनाती है, क्योंकि किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पे अगर कोल्ड करंट आती है तो वो अपने साथ ड्राईनेस लेकर आती है, हाई प्रेशर क्रिएट करती है, जिसकी वजह से डेजर्ट लाइक कंडीशंस बनती हैं। और यहाँ पे कौन सा बनता है हमारा डेजर्ट? अटाकामा। चलिए, अगर आपने नहीं पढ़े ओशन करंट्स तो आप पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैंने 6-7 पार्ट्स में जो है ओशन करंट्स कंप्लीट करवाया है हैंड रिटन नोट्स के थ्रू ही, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं वहां जाकर पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम पढ़ रहे थे कि अर्थ के ऊपर ड्राइएस्ट प्लेस कौन सा है? एक है अटाकामा डेजर्ट, चाइल्ड में। ठीक है। एंड द लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पीक हमने पढ़ी माउंट अकांकागुआ, लोएस्ट पॉइंट हम साउथ अमेरिका पे ही फोकस कर रहे हैं, हम किसी और कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, याद रखना है। सो लोएस्ट पॉइंट है वाल्देस पेनिनसुला। ठीक है। चलिए, इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट, और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो ऐसा इसमें नहीं लगता मुझे कि कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको नोट्स मेकिंग के टाइम छोड़ना चाहिए, हर एक पॉइंट पे फोकस करें। प्लस आपको लगता है कि कोई चीज मुझसे छूट गई है वीडियो के एंड में और आपकी बुक्स में दी है बट मैंने नहीं ऐड की है, तो आप अपने नोट्स में उसको ऐड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक कॉन्टिनेंट के बारे में शब्दों में लिखना अपनी नोटबुक के ऊपर वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। आपको साउथ अमेरिका के बारे में इतनी ज्यादा बातें मिलेंगी कि आप मतलब उसको शब्दों की फॉर्म में लिख ही नहीं पाएंगे। प्लस हमें क्या करना है, हमें मास्टरी थोड़ी हासिल करनी है किसी भी कॉन्टिनेंट पे या वर्ल्ड ज्योग्राफी में, हमें सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है हमें सिर्फ वही पढ़ना है। अदरवाइज आप सिलेबस देखिए, इतना ज्यादा सिलेबस है, हम अपनी पूरी जिंदगी में ही उसको अगर डेप्थ में पढ़ने बैठे तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो याद रखना है, मास्टरी नहीं हासिल करनी है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिस भी एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं आप, उनको देख के अपने एग्जाम का ट्रेंड एनालाइज करके उस हिसाब से उन टॉपिक्स पे फोकस करना है। ठीक है। चलिए, इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट, और ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साउथ अमेरिका के बारे में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स नहीं है पढ़ने के लिए, तो ये जो है आपका सेकंड पेज भी है और आपका लास्ट पेज भी है। मतलब साउथ अमेरिका के नोट्स आपको सिर्फ 2 पेजेस में मिलेंगे। ठीक है। एडिशन आप करना चाहते हैं तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो हमें पढ़ना है वो ये है दैट वन ऑफ द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनोज इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। हमने पढ़े हैं वोल्केनोज में एक्टिव वोल्केनोज क्या होते हैं, डोरमेंट वोल्केनोज क्या होते हैं, एक्सटिंक्ट वोल्केनोज क्या होते हैं। एक्टिव होते हैं जहां पे बार बार वोल्केनिक इरप्शन होती रहती है। डोरमेंट होता है जहां काफी सालों में जो है एक बार इरप्शन होती है। एक्सटिंक्ट होता है जहां पे एक बार बहुत पहले इरप्शन हुई है लेकिन उसके बाद कभी इरप्शन ही नहीं हुई, तो पता ही नहीं होगी नहीं होगी, है ना। इस तरह से हमने क्लासिफाई किया है और बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है, तो अगर आप चाहें तो उसे भी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वोल्केनोज वाला टॉपिक। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया का वन ऑफ द हाईएस्ट, मतलब सबसे हाइट पे सिचुएटेड एक्टिव वोल्केनो हमारा साउथ अमेरिका में है, जिसका नाम है कोटोपैक्सी, एक्वाडोर में, ECUADOR। ठीक है। नेक्स्ट है ओनली लैंडलॉक्ड कंट्रीज इन साउथ अमेरिका। सो लैंडलॉक्ड कंट्रीज क्या होती हैं कि मान लीजिए ये कोई कंट्री है, इसके आसपास कोई वाटर बॉडी नहीं है, कोई सी नहीं है, कोई ओशन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ लैंड ही है। जैसे इधर भी कंट्री लैंड ही आसपास, तो इस तरह की कंट्रीज को हम बोलते हैं लैंडलॉक्ड कंट्रीज। सो साउथ अमेरिका में सिर्फ 2 लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, और वो कौन कौन सी हैं? पैराग्वे एंड बोलीविया। ठीक है। नेक्स्ट आता है मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है? पैम्पास। पैम्पास क्या है? और हमने काफी कुछ पढ़ा था ग्रासलैंड्स के बारे में, है ना। ये हमने पढ़ा था क्लाइमेट वाले टॉपिक में, अगर आपने नहीं देखा है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें ना हल्की हल्की एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। बहुत ज्यादा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर आपने पुराने टॉपिक्स नहीं भी पढ़े हैं तो आपको ये टॉपिक्स तो समझ आ ही जाएगा कॉन्टिनेंट का, बट कुछ चीजें हैं जैसे ओशन करंट है, डेजर्ट है, ये ग्रासलैंड वाला आ गया, तो ये पहले पढ़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। नाउ पैम्पास जो है इस मोस्ट फर्टाइल रीजन है साउथ अमेरिका का। प्लस यहाँ पे आपको अल्फा ग्रासेस मिलेंगे, तो मैंने आपको बताया था अल्फा ग्रासेस के बारे में, है ना। चलिए, अब हम आगे चलते हैं और ब्राजील के बारे में पढ़ते हैं। हमने क्या जाना कि ब्राजील जो है एरिया वाइज साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है। सो इसकी कैपिटल क्या है? ब्रासीलिया।
लार्जेस्ट सिटी कौन सी है ब्राजील की? रियो डी जेनेरियो। ब्राजील को जो है कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। पूरी दुनिया में कॉफी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा ब्राजील साउथ अमेरिका में होती है, इसीलिए इसे कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इट हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ आयरन ओर। आयरन जो आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, इसके रिजर्व्स हैं। एंड ओनली कंट्री थ्रू विच बोथ इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस। ब्राजील जो है इकलौती ऐसी कंट्री है पूरी दुनिया में जहां से दो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूडनल लाइंस क्रॉस करती हैं। कौन कौन सी? इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 0 डिग्री एंड 23.5 डिग्री साउथ। अब ये तो आपको पता होना चाहिए इक्वेटर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। अदरवाइज तो आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको ये चीज याद नहीं रही है तो आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बिल्कुल बेसिक चीज है ये। और ओशन करंट्स में, टाइड्स में, वेव्स में हर जगह इसका जिक्र होगा, है ना। स्पेशली जो हम पढ़ते हैं ना विंड्स हैं, ट्रेड विंड्स हैं, वेस्टर्लीज है, ईस्टर्लीज है, उनमें, ठीक है। नाउ क्या पढ़ा हमने कि इकलौती कंट्री जहां से इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करता है वो है ब्राजील। कैपिटल ब्रासीलिया, लार्जेस्ट सिटी रियो डी जेनेरियो, कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। यहाँ पे दुनिया के सबसे ज्यादा रिजर्व्स हैं आयरन ओर के, एंड इट इज ऑल्सो होमलैंड ऑफ रबर। ठीक है, ब्राजील के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने पढ़ ली। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है साउथ अमेरिका का, कंट्रीज एंड इट्स कैपिटल्स। अब देखिए कंट्रीज तो बहुत ज्यादा है, तो सारी की सारी कंट्रीज जो दुनिया में है वो तो हमें नहीं पढ़नी है। जो इंपॉर्टेंट है, फेमस है, जिनका जिक्र बार बार होता है, हमें सिर्फ वही कंट्रीज पढ़नी होती हैं, है ना। तो साउथ अमेरिका के जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं अलॉन्ग विद देयर कैपिटल्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार मैं आपको पढ़ा देती हूँ। बाकी इसको मैप में देखना, अगर अर्जेंटीना का जिक्र हो रहा है मैप में देखिए अर्जेंटीना कहाँ है, उरुग्वे का जिक्र हो रहा है मैप में देखिए कहाँ है, तब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अदरवाइज ये रट के कुछ नहीं होगा, अदरवाइज आप भूल जाएंगे, क्योंकि ज्योग्राफी कुछ ऐसा है ना, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको मैप वर्क के साथ ही करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनोस आयर्स, उरुग्वे मोंटेविडियो, पेरू लीमा, कोलंबिया बोगोटा, चाइल सैंटियागो, वेनेजुएला कैराकस, बोलीविया लापेज, गुआना जॉर्जटाउन, पैराग्वे असुनकियोन, फॉकलैंड आइलैंड, स्टैनली, ब्राजील, ब्रासीलिया। अब आज जो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स में हमें क्या पढ़ना है? अफ्रीका। तो देखिए इससे पहले एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। हर एक कॉन्टिनेंट के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, राइट। तो कॉन्टिनेंट्स एक टॉपिक है जो हम राइट नाउ कवर कर रहे हैं। आज जिस कॉन्टिनेंट के बारे में हमें पढ़ना है वो है अफ्रीका। अब देखिए यहाँ पे रफ सा मैप मैंने बनाया है, बाकी अच्छे से और डिटेल्ड मैप वर्क के लिए आप अपने सामने जो भी आपने स्टडी टेबल पे मैप लगाया है या फिर अपनी ऑक्सफोर्ड एटलस मैप बुक खोलिए, वहां पे देखिए कि अफ्रीका कैसे दिखता है, इसके आसपास क्या है, क्योंकि आज हमें सोली इसी कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट है सेकेंड लार्जेस्ट एंड सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का एरिया वाइज भी सबसे बड़ा है सेकेंड नंबर पे, और पॉपुलेशन वाइज भी सबसे बड़ा है सेकेंड नंबर पे अफ्रीका। एंड टॉप पे कौन आता है एरिया वाइज? एशिया, एंड पॉपुलेशन वाइज भी एशिया। सो एशिया अफ्रीका एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी फर्स्ट एंड सेकंड कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम हर एक कॉन्टिनेंट का पढ़ते हैं कि इस कॉन्टिनेंट के ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, वैसे ही हम अफ्रीका का भी पढ़ेंगे। सो अफ्रीका के ईस्ट में आता है अरेबियन सी। यहाँ पे देखिए इसके पास एक आइलैंड भी है मेडागास्कर, और भी कुछ आइलैंड्स है, बट यहाँ पे मैंने रफ सा बनाया है। बाकी डिटेल्ड मैंने आपको बताया, डिटेल्ड मैप वर्क के लिए आप मैप देख सकते हैं, है ना। सो अफ्रीका के ईस्ट में आता है अरेबियन सी, और वेस्ट में क्या आता है? अटलांटिक ओशन। नॉर्थ में यानी ऊपर की साइड यहाँ पे आता है रेड सी, और साउथ में आता है इंडियन ओशन। तो आपको पता होना चाहिए कि अफ्रीका किस तरह से सिचुएटेड है। अब इसको याद नहीं करना है आपने, एक चीज समझ लीजिए, इसको याद नहीं करना है। मैप पे देखिए जो आपने अपने सामने स्टडी टेबल पे लगाया है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर बार आप अपनी जो एटलस है उसको तो खोल के नहीं देख सकते, इतना टाइम जाएगा आपका। सामने होगा तो बार बार नजर जाएगी कि हाँ ईस्ट में क्या है? अरेबियन सी। तो आप सामने देखिए अरेबियन सी है या नहीं है, इस तरह से आपको ये समझना है। ठीक है, लोकेशन समझनी है, मैप पे ये याद करने वाली चीज नहीं है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कंप्राइजेस 56 कंट्रीज, यानी अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है इसके अंडर आती हैं 56 कंट्रीज। एंड साउथ सुडान सेपरेटेड फ्रॉम सुडान एंड बिकेम अ न्यू कंट्री इन 2011।
साउथ सूडान एक कंट्री है, ठीक है। एक्चुअल में वो सूडान के अंडर ही आता था, बट वो सूडान से अलग हुआ, अलग देश बना 2011 में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, सदर्न मोस्ट कौन सा है, हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, जैसे कि आप देख रहे हैं सारे बिल्कुल फैक्चुअल पॉइंट्स है, तो ये आपको धीरे धीरे याद होंगे, एकदम से रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट यानी सबसे टॉप पे जो पॉइंट है वो है केप ब्लैंक, ट्यूनेशिया में, ट्यूनेशिया कंट्री है। एंड सदर्न मोस्ट पॉइंट है केप अगुल्हास जो कि साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। साउथ अफ्रीका भी कंट्री है, ऐसा नहीं कि साउदर्न पार्ट अफ्रीका का, ये कंट्री का नाम है, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, वो है माउंट किलिमंजारो, ये तंजानिया में है। एंड लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, लेक असाल, ये जिबूती में है, ठीक है। अब आती है इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस की। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी हैं, तो वो है एटलस, तिबेस्ती, ड्रेकन्सबर्ग, एथियोपियन हाईलैंड्स। तो क्वेश्चन आ जाता है कि जो एटलस है या ड्रेकन्सबर्ग है कौन से कॉन्टिनेंट में, इस तरह करके। वैसे कॉन्टिनेंट जो ये टॉपिक है ना, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, प्लस पढ़ने बैठे तो कॉन्टिनेंट्स में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, क्वेश्चन आने के चांसेस नील के बराबर है, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स मैंने अभी तक दिए हैं किसी में भी कॉन्टिनेंट से क्वेश्चन नहीं आता है। बट यू नेवर नो ना, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, बट बहुत ज्यादा फोकस इस पे ना करें। जो आपका कोरल रीफ्स हैं, ओशनिक फ्लोर्स हैं, जो बाकी टॉपिक्स हैं, वोल्केनोज है, माउंटेन्स हैं, रॉक्स हैं, इन सब पे ज्यादा फोकस करना है। इनको ज्यादा जितना डीप में हो सके डेप्थ में स्टडी करनी, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं अफ्रीका के बारे में। सो अफ्रीका के इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स कौन कौन से हैं, द सहारा, द कालाहारी एंड द नामीब। और ये जो सहारा है, दिस इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट रिवर्स कि अफ्रीका में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो फ्लो करती हैं। तो पहली है द नाइल रिवर और द नील नदी, ठीक है। दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में लेंथ के हिसाब से सबसे लंबी है नील, और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, पानी के जल के घनत्व के हिसाब से सबसे बड़ी कौन सी है, अमेज़न नदी, जो कि कहां पे फ्लो करती है, साउथ अमेरिका में। कहां से ओरिजिनेशन है, विक्टोरिया लेक से, वो मैंने आपको साउथ अमेरिका वाले कॉन्टिनेंट में पढ़ाया था, ठीक है। नील नदी है सबसे लंबी, पूरी दुनिया में फ्लो करती है अफ्रीका में। उसके बाद है द नाइजर एंड द जाम्बेजी, ठीक है। अब देखिए इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट। मैंने मेहनत की है काफी ज्यादा, कोशिश भी ये की है कि आप लोगों को सारा का सारा कंटेंट एक ही जगह पे मिल जाए। प्लस आपको लगता है कि कोई चीज मिसिंग है, आपको नोट्स पे लिखनी है, तो आप देख सकते हैं अपनी बुक्स वगैरह से। बट जितना मैंने बताया है इतना इनफ है, क्योंकि ये टॉपिक्स इतने ज्यादा इनसे क्वेश्चन आते नहीं, ज्यादा के इवन क्वेश्चन आते ही नहीं है। बट हमें छोड़ना तो नहीं है, कोई टॉपिक पढ़ना तो है ही, तो इन पे ज्यादा फोकस ना करें। मैं बार बार ये चीज हर एक वीडियो में कह रही हूँ, क्योंकि देखिए 7-8 वीडियोस तो हमारी कॉन्टिनेंट्स की बन गई है ना, तो इतना लंबा टॉपिक तो हमने कोई भी नहीं पढ़ा है। ओशन करंट्स की भी आई थिंक इतनी वीडियोस नहीं है, बट ये लेंथी बहुत है टॉपिक, पर इसमें एग्जाम्स में कुछ आए चांसेस बहुत कम है, तो इस पे आपने ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। इस टॉपिक पे जितना मैंने कराया है इतना इनफ है, ठीक है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखें, आपको लगता है कि हाँ हमारे एग्जाम में आता है, जिस एग्जाम पे हम फोकस करें, तो आप पढ़ें इसको, वेल एंड गुड, ठीक है। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट डैम्स। अफ्रीका में जो भी सिचुएटेड है इंपॉर्टेंट डैम्स, उनके बारे में पढ़ना है। द आसवान डैम नील नदी पे है, द करीबा डैम जाम्बेजी नदी पे है, ठीक है। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स। तो विक्टोरिया फॉल्स है जाम्बेजी रिवर पे, और बुयोमा फॉल्स है जायर रिवर पे। लेक्स की बात करें, लेक विक्टोरिया, फ्रॉम इट ओरिजिनेट्स नील रिवर, यहां से ओरिजिनेट होती है नील रिवर। लेक न्यासा एंड लेक तंगयानिका, ठीक है। फेमस आइलैंड्स कौन से है, मेडागास्कर है, इस पे मूवी भी बनी थी अगर आपने देखी होगी। बाकी मेडागास्कर आइलैंड है, द कोमोरोस है, मॉरिशियस है, सेशल्स है, सेशल्स बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, मॉरिशियस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट विच इज क्रॉस्ड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो ये चीज मैंने आपको काफी बार बताई है, अफ्रीका इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों इमेजिनरी लाइंस क्रॉस होती है। अब ये है क्या, लैटिट्यूड से इस तरह से सीधी लाइन से, ठीक है, 3 लाइन से 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, तो ये तीनों लाइंस इकलौते ऐसे कॉन्टिनेंट जिसे पास होती है वो है अफ्रीका, ठीक है। आगे चलते हैं, बस ऐसी ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीजें हम पढ़ते रहेंगे। ऑल्सो कॉल्ड एज डार्क कॉन्टिनेंट, इसे डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। किसे, अफ्रीका को। क्यों, because major part of its vast interior remained little known to the outside world until the last century। कि अब देखिए यहाँ पे मेनली डेजर्ट ज्यादा है ना, जैसे सहारा डेजर्ट हमने पढ़ा। प्लस जो इसे डार्क कॉन्टिनेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो अफ्रीका है इसका जो मिडिल वाला पार्ट है, जो इंटीरियर पार्ट है, वो काफी टाइम तक बाहर की दुनिया से अलग रहा। मतलब नहीं पता था कि ऐसी कोई जगह भी एग्जिस्ट करती है until the last century तक, ठीक है।
नेक्स्ट आता है लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक कौन सी है? लेक विक्टोरिया। कहां पे लोकेटेड है? लोकेटेड बिटवीन युगांडा, केन्या एंड तंजानिया। सोर्स ऑफ व्हाइट नील रिवर। अब जो हमने बात की ना यहाँ पे विक्टोरिया लेक की, ध्यान से सुनिएगा। विक्टोरिया लेक इज द सोर्स ऑफ व्हाइट नील रिवर। जो सफेद नील नदी है वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है। द इक्वेटर पासिस थ्रू इट। इक्वेटर भी जो है यहाँ से पास करता है, क्रॉस करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लाइफ ब्लड ऑफ इजिप्ट। लाइफ ब्लड ऑफ इजिप्ट किस नदी को कहा जाता है? द नाइल रिवर, नील नदी को कहा जाता है। क्यों? बिकॉज मोस्ट पॉपुलेशन ऑफ अरब नेशंस डिपेंड ऑन इट फॉर लाइफ, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। मतलब जो अरब नेशंस है वहां की ज्यादा जनसंख्या नील नदी पर डिपेंडेंट है किसी ना किसी तरह से, अपने जीवन जीने के लिए, अपने डेली नीड्स के लिए, पानी के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसी ना किसी तरह से नील नदी पे बेस्ड है, इसलिए इसे लाइफ ब्लड ऑफ इजिप्ट कहा जाता है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है? लाइफ ब्लड ऑफ इजिप्ट आपको पता होना चाहिए कौन सी नदी है। लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका आपको पता होना चाहिए कौन सी है। डार्क कॉन्टिनेंट इसे कहते थे क्योंकि इसका जो इंटीरियर पार्ट था काफी टाइम तक लोगों को पता नहीं था कि ऐसी कोई जगह भी एग्जिस्ट करती है। फेमस आइलैंड्स में हम मॉरिशस को क्या करते हैं? हम सोचते हैं एशिया, क्योंकि इंडोनेशिया, मलेशिया एशिया के पास है, तो हम सोचते हैं मॉरिशस भी एशिया के पास है, बट नहीं, ये इसके अफ्रीका के पास है। सेशल्स इंपॉर्टेंट है, मेडागास्कर इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट लेक्स कौन कौन सी हैं? नील नदी कहां से ओरिजिनेट होती है? इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स कौन से हैं अफ्रीका में? इंपॉर्टेंट डैम्स, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो बस आप वीडियो के साथ में इतने नोट्स बना लीजिए, ये भी बहुत है, ठीक है। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं अपने थर्ड और अपने लास्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉन्गो रिवर कट्स इक्वेटर ट्वाइस। अब जो इक्वेटर है आपका, जैसे ये इक्वेटर लाइन है, ठीक है, तो यहां से कॉन्गो रिवर इसको 2 बार क्रॉस करती है, ठीक है। ये मतलब है इस चीज का। कॉन्गो रिवर कट्स इक्वेटर ट्वाइस, इक्वेटर को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है द लिम्पोपो रिवर कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न माने 23.5 डिग्री साउथ, तो लिम्पोपो रिवर उसको 2 बार काटती है, सेम इसी तरह से, ठीक है। फिर आता है सहारा डेजर्ट, लार्जेस्ट सिंगल स्ट्रेच ऑफ अ डेजर्ट। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा डेजर्ट कहीं पे कोई है, वो भी सिंगल स्ट्रेच, एक साथ ही चला हुआ, एक साथ ही है, वो है सहारा। ईस्ट टू वेस्ट, ध्यान से सुनिएगा, ईस्ट टू वेस्ट इसकी लेंथ है 5500 किलोमीटर। 55 नहीं, 5500 किलोमीटर। सोचिए ईस्ट टू वेस्ट कितना बड़ा होगा ये। एंड नॉर्थ टू साउथ है 1900 किलोमीटर। मतलब कितना ज्यादा एरिया सहारा डेजर्ट ने कवर किया। अगर हम किलोमीटर्स की टर्म में समझे तब हमें समझ आएगा, अदरवाइज हम सोचेंगे हाँ बड़ा होगा, बड़ा होगा, है ना। कितना बड़ा है आप सोच सकते हैं। एंड हाईएस्ट टेम्परेचर इन दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया में एक ऐसी जगह जहां पे हाईएस्ट टेम्परेचर आज तक रिकॉर्ड किया गया है वो है अफ्रीका में। अफ्रीका में क्या नाम है उस जगह का? अल अजीजिया, लिबिया में है। 58 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे मैक्सिमम रिकॉर्ड किया गया है, मेकिंग इट द हॉटेस्ट प्लेस इन दी वर्ल्ड। इसी के साथ ये बना है दुनिया का सबसे गर्म जगह, ठीक है। लार्जेस्ट कंट्री, अफ्रीका में सबसे बड़ी कंट्री, लार्जेस्ट कंट्री है अल्जीरिया एरिया वाइज। लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? कायरो, ये साइरो इजिप्ट में है। इट इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट एज वेल, ये इजिप्ट की कैपिटल भी है। मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री अफ्रीका की है नाइजीरिया। लार्जेस्ट कंट्री है अल्जीरिया। लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है सेशल्स, सेशल इज अ आइलैंड, है ना। नेक्स्ट आता है अफ्रीका, लेट मी एडजस्ट दिस पेज फर्स्ट, ओके। अफ्रीका बिलीव्ड टू बी द फर्स्ट कॉन्टिनेंट वेयर ह्यूमंस वर फाउंड। ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका पहला कॉन्टिनेंट था जहां पे ह्यूमंस डिस्कवर किए गए, ह्यूमंस के रिमेन्स मिले हैं। लार्जेस्ट आइलैंड इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? मेडागास्कर। देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। सबसे बड़ा आइलैंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है मेडागास्कर। नेक्स्ट पॉइंट आता है दिस कॉन्टिनेंट प्रोड्यूसेस 50% ऑफ द डायमंड्स एंड गोल्ड इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जितना गोल्ड है, जितना डायमंड है, जो भी टोटल बनता है उसका 50% अफ्रीका में ही बनता है। कंसीडर्ड वर्ल्ड्स हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट, पूरी दुनिया का सबसे गर्म कॉन्टिनेंट माना जाता है। इजिप्ट नोन फॉर पिरामिड्स, ये तो पता ही है, पिरामिड्स के लिए जाना जाता है इजिप्ट, है ना। चलिए इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हुआ कंप्लीट। अब हमें सिर्फ 2 कॉन्टिनेंट्स बचे हैं, कौन कौन से हैं वो? ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो बस उन दोनों को भी मैं जल्दी कवर कराऊंगी जैसे ही कंप्लीट होता है। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं या मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज यू हैव 2 ऑप्शंस। 2 सब्जेक्ट साथ में लेकर चलना मुश्किल होता है क्योंकि मुझे करंट अफेयर्स भी बनाने हैं, मुझे टॉपिक ऑफ द डे भी बनाना है, तो उसके बाद और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनका ध्यान रखना होता है। सो उसके बाद मैं एक ही सब्जेक्ट और कवर अप कर सकती हूँ। तो मुझे बताएं कि आप मॉडर्न हिस्ट्री चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं इकोनॉमिक्स स्टार्ट करूं। आज हम जिस कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले तो मैप पे देखें कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे लाई करता है, किस तरह का दिखाई देता है, इसके आसपास क्या है, इससे एशिया कितने दूर है, यूरोप कितनी दूर है, इस तरह से थोड़ा रिलेट करें बाकी कॉन्टिनेंट्स के साथ।
जब ये चीज आपकी हो जाए उसके बाद फिर हम थ्योरेटिकल पार्ट पे चलेंगे, राइट। तो देखिए, मैप वर्क करना है, हमें जो भी कॉन्टिनेंट्स पढ़ने हैं थ्रू मैप ही पढ़ने हैं, क्योंकि आपको याद नहीं करना है, इसमें आपको चीजें समझनी है, राइट। तो चलिए, यहाँ पे हम जो भी फैक्चुअल एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड, वो सारे डिस्कस करेंगे। सो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। तो सबसे पहले तो आप ये चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने रफ सा मैप बनाया है ऑस्ट्रेलिया का, प्लस किस तरह से यहाँ पे स्टेट्स डिवाइडेड है या कंट्रीज आप कह लीजिए किस तरह से डिवाइडेड है वो भी है। अब जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ये इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके ऊपर एक ही कंट्री है। जैसे एशिया है, एशिया के ऊपर बहुत सारी कंट्रीज हैं, हर एक कॉन्टिनेंट में नंबर ऑफ कंट्रीज हैं, है ना। अफ्रीका में है जिबूती है, एशिया में है इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, कितनी सारी कंट्रीज हैं। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है ये आइलैंड ऐसा है, ये कॉन्टिनेंट ऐसा है कि इसके ऊपर एक ही कंट्री है। तो अब अगर हम बात करें, ये वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है, ये नॉर्दर्न टेरिटरी है, ये साउथ ऑस्ट्रेलिया है, ये क्वींसलैंड है, ये नॉर्थ साउथ वेल्स है, ये विक्टोरिया है, तस्मानिया है। तो ये सारा जो पार्ट है आइलैंड वाला, ये ऑस्ट्रेलियन कंट्री के स्टेट्स हैं। जैसे इंडिया के स्टेट्स है ना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया जो है कंट्री, उसकी स्टेट्स हैं ये सारी, ठीक है। बाकी तस्मानिया क्या है, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे आपको समझ आता रहेगा। तो बस आप वीडियो के साथ में नोट्स मेकिंग करते रहे। एक हल्की सी इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दी, अब थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं। सो ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। लाइज एंटायरली इन दी सदर्न हेमिस्फीयर। जो ऑस्ट्रेलिया है, अब मैप पे देखिए इक्वेटर कहां से पास करता है, तो ये वाला जो हमारा कॉन्टिनेंट है ये पूरा का पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जो कंप्लीटली लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो वो मैंने आपको बताया था, उसके बारे में पढ़ाया है। इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है, उसका आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आता है द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रन्स थ्रू द मिडल ऑफ कॉन्टिनेंट। अब जैसे इंडिया के बीच से कुछ क्रॉस करता है, क्या क्रॉस करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसको दो अप्रोक्सीमेटली इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी 37 डिग्री साउथ जो इमेजिनरी लैटिट्यूडनल लाइन है वो पास करती है और इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है। डिस्कवर्ड बाय कैप्टन जेम्स कुक इन 1770। इसको डिस्कवर किसने किया था? इस तरह का एक आइलैंड भी है, इस चीज का पता किसने लगाया था? तो जो कैप्टन जेम्स कुक थे उन्होंने 1770 में इस चीज का पता लगाया था। इट कंप्राइजेस, अब क्या ऑस्ट्रेलिया में एक ऑस्ट्रेलिया आइलैंड ही आता है और कुछ नहीं आता? नहीं, इसमें ऑस्ट्रेलिया आता है, प्लस पपुआ न्यू गिनी आता है, पोर्शंस, सम पोर्शंस ऑफ इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के पास है, तस्मानिया एक अलग से कंट्री है, ये ऑस्ट्रेलिया के अंडर आती है। ऑस्ट्रेलिया मतलब ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के अंडर हम इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं, थोड़ा सा हम जानेंगे कि यहाँ का मौसम कैसा होता है, ठीक है। नाउ ऑस्ट्रेलिया लाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर, ये चीज तो हमने पढ़ ली कि ऑस्ट्रेलिया पूरा का पूरा जो है सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। सो सीजन्स ऑपोजिट टू दोज ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब जब हमारा यानी जब इंडिया में, आप इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है एक तरह से, है ना। तो जब यहाँ पे गर्मियां होंगी वहां पे सर्दियां होंगी। अगर आपका कोई रिलेटिव है जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जब यहाँ पे सर्दियां होती हैं तो वहां पे गर्मियां होती हैं, ठीक है। अब जैसे कनाडा की बात करें, जिस टाइम कनाडा में स्नोफॉल हो रहा है उस टाइम ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है। इस तरह से चलता है ये। नाउ अब ऐसा होता क्यों है? तो इसके लिए आपको सन की मूवमेंट पता होनी चाहिए कि सन इक्वेटर पे कब होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कब होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे कब होता है, वो चीजें मैंने आपको ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है ना। चलिए, अब हमें पढ़ना है द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। अब अगर आपको याद होगा, आपने ओशियन करंट्स मेरे साथ पढ़ी होंगी, तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया का इतना जो पार्ट है इसमें डेजर्ट ही है, और जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया की वो इस ईस्टर्न कोस्ट पे, यहाँ इस कोस्ट पे रहती है, और इस कोस्ट पे यहाँ पे तो पॉपुलेशन ना के बराबर है, फिर भी कह लीजिए थोड़ी बहुत है। तो अगर आपने वो चीज पढ़ी है तो आपको ये भी पता होगा कि डेजर्ट्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, ओशन करंट्स कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं डेजर्ट बनाने में, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे वो सब तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारा आज का टॉपिक का पार्ट नहीं है। हमें पढ़ना है वन एंड ओनली ऑस्ट्रेलिया के बारे में, राइट। सो द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, मैंने आपको एरिया बताया, उसमें गिब्सन डेजर्ट आता है, सिम्पसन डेजर्ट आता है, द ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट आता है एंड द ग्रेट सैंडी डेजर्ट आता है, ठीक है। तो ये सारे मिलकर बनाते हैं, हमको एक साथ बोल देते हैं द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट।
ओके। नाउ हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड लोएस्ट पॉइंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, हर एक कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट हमने पढ़ा है, तो वैसे ही हम इसका भी पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट पॉइंट है माउंट कॉसियुस्को और लोएस्ट पॉइंट है लेक आया। ऑस्ट्रेलिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, खेती बाड़ी यहाँ पे ज्यादा होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, खेती बाड़ी यहाँ पे ज्यादा होती है। नाउ अब ये एक ट्रिक है कि आपको कंट्रीज नहीं कहे आपके लोकेशंस कैसे याद करनी है, कहाँ के लोकेशंस की बात करें तो ध्यान से देखिए, बीएससी, एमए, पीएचडी, ठीक है। इट इज एन इंटरेस्टिंग एक्रोनियम फॉर द क्लॉकवाइज अरेंजमेंट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कोस्टल सिटीज। यहां से इस तरह, यहाँ पे कौन सी सिटी है, यहाँ पे कौन सी, यहाँ पे कौन सी, इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो सिटीज आती हैं ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे, उनको याद करने का तरीका है बीएससी, एमए, पीएचडी। बी फॉर ब्रिस्बेन, एस फॉर सिडनी, सी फॉर कैनबेरा, एम फॉर मेलबर्न, ए फॉर एडिलेड, पी फॉर पर्थ एंड डी फॉर डार्विन। सिर्फ एच है यहाँ पे जिसका कोई मीनिंग नहीं है ना, तो आप उसको पर्थ के साथ जोड़ सकते हैं, अदरवाइज एच का कोई मीनिंग नहीं, आप ऐसे करके याद रख सकते हैं, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑस्ट्रेलिया में जो फ्लो करती है कौन कौन सी हैं, मुर्रे, डार्लिंग एंड सॉन, ठीक है। अब देखिए इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट। काफी कुछ हमने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के बारे में जाना। सो आपको एक चीज बतानी रह गई कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, ठीक है। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैनबेरा है कि मेलबोर्न है, कैसे याद करें। तो ऑस्ट्रेलिया को आप एसी करके याद कर सकते हैं। एसी आपको पता है गर्मियों में एसी लगाते हैं रूम में, वैसा वाला। तो एसी में ए स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड सी स्टैंड्स फॉर कैनबेरा, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। मेलबोर्न इज नॉट द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। आई नो जब स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करते हैं तो लगता है कि हाँ काफी बार सुना है मेलबोर्न का जिक्र, तो वही होगी कैपिटल, नहीं वो नहीं है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट और ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑस्ट्रेलिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ शीप इन द वर्ल्ड। शीप आप समझते हैं, भेड़ें हम जिन्हें बोलते हैं, जिनसे ऊन निकालते हैं, ब्लैंकेट वगैरह बनते हैं, है ना। तो वो जो भेड़ें होती हैं, शीप होती हैं, वो दुनिया में सबसे ज्यादा आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगी। अब अगर आपको नहीं पता तो आप सोचोगे ऑस्ट्रेलिया तो हम सोचते थे बहुत ही इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी है, नहीं, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, ठीक है। खेती बाड़ी पे ज्यादा फोकस है, पशुपालन पे, इन चीजों पे ज्यादा फोकस है वहां पे, ठीक है। ऐसा नहीं इंडस्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्रीज भी हैं, बट इन खेती बाड़ी मतलब एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, जैसे इंडिया की इकोनॉमी है ना एग्रीकल्चरल, अब तो बेशक शिफ्ट हो रही है बट स्टिल। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रीड ऑफ वूल प्रोड्यूसिंग शीप। वूल समझते हैं ऊन, तो ऊन को प्रोड्यूस करने वाली शीप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रीड है वहां की, वो है मरीनो, ओके। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कोरल रीफ, तो कोरल रीफ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पहले कोरल एक्सप्लेन किया है, देन नेक्स्ट वीडियो में कोरल रीफ बताया है, फिर इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर कोरल रीफ्स बताइए, उसकी क्लासिफिकेशन बताइए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सब बताएं। तो आपने नहीं देखे हैं, वहां पे जाकर मेरी वीडियो जो है प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड की सबसे लंबी कोरल रीफ कौन सी है, ग्रेट बैरियर रीफ। कहां पे है, लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है, दुनिया की सबसे लंबी कोरल रीफ है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन स्टेट विद मैक्सिमम पॉपुलेशन, अभी चल पड़े ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स, तो आपको याद ही करने होंगे, इसमें समझना क्या है। ऑस्ट्रेलिया की ऐसी स्टेट जहां पे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, न्यू साउथ वेल्स, सेकंड नंबर पे विक्टोरिया। लार्जेस्ट ऑस्ट्रेलियन स्टेट एरिया वाइज सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। मैप में देखें जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया था, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा है। लार्जेस्ट सिटी, सबसे बड़ी सिटी कौन सी है, सिडनी। ऑस्ट्रेलेशिया, जिसे हम बोलते हैं ना कई बार यूरेशिया, यूरेशिया मींस यूरोप प्लस एशिया, सो व्हाट इज ऑस्ट्रेलेशिया, ऑस्ट्रेलेशिया स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड, ठीक है। द लार्जेस्ट लेक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, वो है लेक आयर, और ये लोएस्ट पॉइंट भी है ऑस्ट्रेलिया का। ना यहाँ पे हमने बात की है न्यूजीलैंड की, तो थोड़ा सा न्यूजीलैंड के बारे में जान लेते हैं। सो न्यूजीलैंड की एक कंट्री है, ठीक है। अब देखिए न्यूजीलैंड कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा नीचे राइट साइड में, आप कह लीजिए साउथ ईस्ट में कह सकते हैं आप, है ना, साउथ ईस्ट की साइड में न्यूजीलैंड लाई करता है। ये एक कंट्री है, सबसे बड़ी सिटी है यहाँ पे ऑकलैंड, और इसकी कैपिटल है वेलिंगटन, ठीक है। नाउ न्यूजीलैंड के बारे में थोड़ा सा, यहाँ पे जो ग्रीन बॉक्स मैंने बनाया है इसके अंदर सारा न्यूजीलैंड के बारे में लिखे हुए 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो द फर्स्ट यूरोपियन टू डिस्कवर न्यूजीलैंड, पहला यूरोपियन जिन्होंने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया कौन थे, एबेल तस्मान।
द हाईएस्ट पीक ऑफ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट कुक। ठीक है, बस न्यूजीलैंड के बारे में इतना सा ही था। एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड बच गए थे, उन्हें हम पढ़ लेते हैं, देन हमारा वीडियो कंप्लीट। देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम पढ़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी हैं? द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, डार्लिंग रेंज एंड मस्ग्रेव। याद रखना, कई बार क्वेश्चन आता है डार्लिंग रेंज कौन से कॉन्टिनेंट में है, कहाँ पे है, मस्ग्रेव कौन से कॉन्टिनेंट में, तो आपको पता होना चाहिए। Now, today's last point, Australia is the largest producer of bauxite. Bauxite को प्रोड्यूस करने वाला सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ऑस्ट्रेलिया पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हुआ कंप्लीट। हमने आज पढ़ा ऑस्ट्रेलिया के बारे में। अब हमारा सिर्फ एक कॉन्टिनेंट बचता है जो कि है अंटार्कटिका, एंड उसी के साथ हमारा वीडियो, हमारा जो ये सब्जेक्ट था वो हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, अगर आपने पूरी वीडियोस देखी हैं तो आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ गया होगा सब्जेक्ट के ऊपर, आपके थोड़ी बहुत कमांड हो गई होगी। बाकी एक बार में देखिए कुछ नहीं होता, बार बार रिवीजन चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखें कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस उठाते हैं, कौन से टॉपिक में हमें और ज्यादा डेप्थ में स्टडी करने की जरूरत है। प्लस आप एक सोर्स पे तो रिलाई कर नहीं सकते, आपको डिफरेंट सोर्सेज देखने होंगे, कुछ फेमस बुक्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की कोई बुकलेट ऐसा कुछ देखना होगा, नोट्स साथ में रिवाइज करने होंगे, तब जाके प्रिपरेशन कंप्लीट होती है। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है अंटार्कटिका। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे कॉन्टिनेंट्स, टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, और आज हम 7th कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं जो कि है अंटार्कटिका, एंड इसी के साथ हमारा ये सब्जेक्ट हो जाएगा कंप्लीट। तो आप जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। तो सबसे पहले तो आप मैप पे देखिए कि अंटार्कटिका कहाँ पे लाई करता है। साउथ पोल में लाई करता है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है। काफ़ी कुछ इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, बट आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल भाषा में हम समझेंगे। ठीक है, तो हमारा जो ये कॉन्टिनेंट है जिसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है अंटार्कटिका। कुछ इस तरह का ये दिखाई देता है, लेकिन अगर आप मैप में देखेंगे ना तो मैप में आपको सिर्फ ये अपर पोर्शन दिखाई देगा, क्योंकि पिछला वाला जो है वो एक तरह से छिप जाता है ना। चलिए, सो इसके बारे में थोड़े से पॉइंट्स पढ़ते हैं। दैट दिस इज अर्थ सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट। अर्थ का बिल्कुल दक्षिण में, या कह लीजिए सबसे नीचे की तरफ जो कॉन्टिनेंट है वो है अंटार्कटिका। कंटेनिंग द जियोग्राफिक साउथ पोल, अब ये बिल्कुल साउथ पोल को कवर करता है। ठीक है, नियरली ट्वाइस द साइज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब मैंने यहाँ पे छोटा सा बनाया है क्योंकि इसके अंदर ऐसा कुछ पढ़ने के लिए पर्टिकुलर है नहीं। ठीक है, जो भी सीरीज भी आ रहा है वो मैं उसके लिए अलग से डायग्राम आपको बताऊंगी, बट साइज की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से डबल साइज का है अंटार्कटिका। ऑस्ट्रेलिया मैंने काफ़ी बड़ा बनाया था क्योंकि उसके अंदर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, विक्टोरिया, ये सब कुछ पढ़ने के लिए आता है ना। लेकिन अंटार्कटिका में ऐसा नहीं है, तो मैंने छोटा सा बनाया, बट ऐसा नहीं सोचना कि छोटा सा है, ऑस्ट्रेलिया से साइज में ऑलमोस्ट ट्वाइस है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट 98% ऑफ अंटार्कटिका इज कवर्ड बाय आइस। 98% यानी 98% जो पार्ट है अंटार्कटिका का वो बर्फ से ढका हुआ है। और वैसा नहीं कि थोड़ी बहुत बर्फ है, ऐसा नहीं है। 1.6 किलोमीटर थिकनेस आइस, समझ रहे हैं, 1.5 या 2 किलोमीटर के आसपास थिकनेस है आइस की, बर्फ की, समझ रहे। तो कितनी मोटी परत है, तभी कहते हैं कि आइस की शीट से कवर्ड है हमारा पूरा का पूरा अंटार्कटिका, वहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। नाउ दिस इज द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, 5वें नंबर का एरिया वाइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका है। तो सबसे ज्यादा एरिया किसका है? एशिया, देन अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंड देन अंटार्कटिका। सो 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया हमारा है अंटार्कटिका। नेक्स्ट आता है कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे ठंडा, जहां पे ठंडी हवाएं चलती हैं, सूखा कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका है। कॉल्ड एज कॉन्टिनेंट फॉर साइंस, इसे कॉन्टिनेंट फॉर साइंस के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? एज इट प्रोवाइड्स यूनिक अपॉर्चुनिटी टू साइंटिस्ट्स टू लर्न, जो भी वैज्ञानिक हैं उनके लिए एक अलग से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा सकता है। क्योंकि वहाँ पे अब होता क्या है ना, एक्चुअल में कैसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएगा। जो अंटार्कटिका है यहाँ पे लोग तो नहीं रहते क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, लेकिन अलग अलग कंट्रीज़ के कुछ कैंप्स यहाँ पे लगे हुए हैं जो रिसर्च करते हैं, रिसर्च कैंप्स लगे हुए हैं। तो वहाँ पे कुछ रिसर्चर्स रहते हैं, तो वो स्टडी करते हैं इस फील्ड में। ठीक है, जैसे आइस का या कुछ भी है यहाँ पे, तो उससे रिगार्डिंग स्टडी करते हैं, इसीलिए इसे कॉन्टिनेंट फॉर साइंस कहा जाता है। तभी यहाँ पे कहा गया है कि साइंटिस्ट जो भी हैं उनके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, कंसीडर्ड अ डेजर्ट, तो मैंने 6th से 7th क्लास की ज्योग्राफी आपको पढ़ाई थी, तो वहाँ पे एक चैप्टर था डेजर्ट का। तो डेजर्ट सिर्फ वो नहीं होते जहाँ पे गर्मी होती है, रेगिस्तान है, मरुस्थल जिनको हम बोलते हैं, नहीं। डेजर्ट 2 तरह के होते हैं, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, बहुत गर्मी होती है। कोल्ड डेजर्ट
जहाँ पे बारिश कम होती है और बहुत ठंड होती है। अब जो अंटार्कटिका है ना, ये कॉन्टिनेंट है, ये कोल्ड डेजर्ट आप इसे बोल सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत कम रेनफॉल होता है, ओनली स्नोफॉल होता है। ठीक है, टेम्परेचर की बात करें तो काफ़ी कम टेम्परेचर यहाँ पे रहता है, -89 डिग्री सेल्सियस। तो इतना एज लो एज इतना चला जाता है टेम्परेचर, राइट। नो परमानेंट ह्यूमन रेजिडेंट्स। अब यहाँ पे कुछ सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मोटी परत है बर्फ़ की, है ना। 4-5 मंजिली घर भी इतने नहीं होते, उससे मतलब देख लीजिए 10-12 मंजिल के बराबर, शायद उससे भी ज़्यादा थिकनेस है यहाँ पे बर्फ़ की। तो लोग कैसे रहेंगे, क्योंकि लोगों को रहने के लिए कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, 100 चीज़ें चाहिए, शॉपिंग के लिए चाहिए, तो वहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं आपको मिलेंगी। रिसर्च स्टेशंस मिलेंगे अलग अलग कंट्रीज़ के, 1000 से 5000 रिसर्चर्स अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे रहते हैं। वेजिटेशन आपको मिलेगी टुंड्रा टाइप। टैगा क्या है, टुंड्रा क्या है, इक्वेटोरियल क्या है, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लाइमेटिक जोन्स की जो क्लासिफिकेशन की थी वहाँ पे पढ़ाया था। नेक्स्ट आता है किस तरह के एनिमल्स, किस तरह के ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे रहते हैं। ओनली कोल्ड एडाप्टेड ऑर्गेनिज्म सर्वाइव हियर, जो ठंड को सहन कर सकते हैं, कोल्ड कंडीशंस जो होती हैं उनमें अडेप्ट कर सकते हैं खुद को, जैसे पेंगुइन वगैरह हो गए, तो वही यहाँ पे रह सकते हैं। ठीक है, नाउ द हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक क्या है, विंसन मैसिव, याद रखना है, 4892 मीटर्स, लोकेटेड इन द एल्सवर्थ माउंटेन्स। जो एल्सवर्थ माउंटेन रेंज है वहाँ पे लोकेटेड है। एंड द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का सबसे एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, माउंट एरिबस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने फिर से मैप बनाया है, तो यहाँ मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, आप मैप पे देखेंगे तो आपको इतना ही पार्ट दिखाई देगा ऊपर वाला, क्योंकि नीचे वाला फिर वो पिछली साइड हो जाता है, तो वो शो ही नहीं होता। ठीक है, नाउ जो ये अंटार्कटिका है, हमने कहा बर्फ की चतनी यहाँ बिछी हुई है, आइस शीट्स है, तो यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है, ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन रेंज। ये क्या करती है, अंटार्कटिका को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक हो गया आपका ईस्टर्न अंटार्कटिका, एक हो गया वेस्टर्न अंटार्कटिका। जो ये ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन है, इसके साथ एक साइड पे वेडल सी आता है, एक साइड पे रॉस सी आता है। ठीक है, तो वेडल सी, रॉस सी, अगर इनका जिक्र आता है तो आपको पता होना चाहिए अंटार्कटिका में है, राइट। अब देखिए इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट, बट वीडियो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। यस, अंटार्कटिका में हमें काफ़ी कम है पढ़ने के लिए, अगर हम कंपेरिजन करें एशिया या यूरोप से, बट ऐसा नहीं है कि है ही नहीं कुछ पढ़ने के लिए, है ना। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट आता है ऑल्सो नोन एज व्हाइट कॉन्टिनेंट। व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्यों, बिकॉज इट इज कम्प्लीटली फ्रोजन, बिल्कुल जमा हुआ है बर्फ से, है ना, इसलिए इसे व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है द अंटार्कटिक ट्रीटी। एक अंटार्कटिक ट्रीटी हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको समझाऊंगी इसमें क्या है। सो पहली चीज़ तो ये साइन हुई थी 1959 में। उस टाइम पे टोटल 12 कंट्रीज ने इसको साइन किया था, बट टाइम के साथ जो है और कंट्रीज भी साइन करती हैं, तो राइट नाउ अप्रॉक्सीमेटली 53 कंट्रीज हैं। ठीक है, सो अब मैंने ये एक बुक से उठाया है, तो वो बुक भी आई थिंक 3-4 साल पुरानी है, अगर 53 से मैक्सिमम 60 हुई होगी, बट दिस थिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जिस टाइम पे साइन हुई थी 1959 में, उस टाइम 12 कंट्रीज ने इस पे साइन किया था। और ये ट्रीटी क्या करती है, ये ट्रीटी बोलती है कि वहाँ पे आप अपनी आर्मी नहीं रख सकते, जैसे चाइना है, इंडिया है, कोई भी कंट्री है, अपनी आर्मी उठा के वहाँ पे रख दिया अंटार्कटिका में, नहीं, वो किसी पर्टिकुलर कंट्री को बिलोंग नहीं करता है। ये जो हमारा कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पे आप मिलिट्री एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं। मिनरल्स माइनिंग, अगर मान लीजिए वहाँ पे आपको कोई मिनरल मिल गया, किसी मिनरल के भंडार मिल गए, तो वहाँ पे माइनिंग स्टार्ट कर दी, जैसे गोल्ड माइनिंग हो गई, है ना, तो ये सब नहीं करना है वहाँ पे, ये भी प्रोहिबिट है। न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल, हाँ, क्या हम क्या कहते हैं, फैक्ट्री से गंदा कूड़ा निकलता है ना, हम नदियों में फेंक देते हैं, वैसे जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसको वहाँ पे जाके आप डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। एंड प्रोटेक्ट कंट्रीज इकोजोन, जो यहाँ पे कंट्री नहीं आएगा, यहाँ पे कॉन्टिनेंट आएगा, इसको चेक कर लीजिएगा। प्रोटेक्ट कॉन्टिनेंट्स इकोजोन, मतलब कॉन्टिनेंट जैसा है अंटार्कटिका उसे वैसे ही रहने दो। एटमोस्ट आप वहाँ पे अपना कैंप लगा सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये चीज़ें बैन है। नेक्स्ट आता है हमारे देश ने भी साइन की है ये ट्रीटी। यस, 1 अगस्त 1983 को इंडिया ने भी इसे साइन किया था। नाउ नेक्स्ट हम एक रिसर्च सेंटर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है द नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च, NCAOR। ये क्या है, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी इंडियन गवर्नमेंट के अंडर ये वहाँ पे वर्क करता है। ये क्या करता है, ये एक्चुअली वहाँ पे वर्क नहीं करता है, ये करता क्या है कि जो भी इंडिया से, अब इंडिया के ना काफ़ी सारे वहाँ पे रिसर्च स्टेशंस हैं, 3 रिसर्च स्टेशंस हैं, उनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। बट उन रिसर्च स्टेशंस में कौन कौन साइंटिस्ट जाएंगे, कौन कौन से रिसर्चर्स जाएंगे, उनको सेलेक्ट करता है हमारा द नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च।
लिखा भी है यहाँ पे। पहली चीज तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर आता है। नेक्स्ट है इट सेलेक्ट्स द मेंबर्स फॉर इंडियाज अंटार्कटिक एक्सपीडिशंस। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा और जानते हैं इन डिटेल सबके बारे में। फर्स्ट इंडियन टू विजिट अंटार्कटिका, पहला इंडियन जिन्होंने अंटार्कटिका इस कॉन्टिनेंट को विजिट किया वो थे लेफ्टिनेंट रामचरण। 1960 में विजिट किया था। एंड इंडियन आर्मी मेटेरियोलॉजिस्ट, इन सब की स्टडी करने वाले इंडियन आर्मी के मेटेरियोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन याद रखना है, पहले इंडियन जिन्होंने अंटार्कटिका में विजिट किया लेफ्टिनेंट रामचरण। नेक्स्ट है फर्स्ट पर्सन टू बी बॉर्न इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में पहले इंसान जिन्होंने जन्म लिया वहां पे वो थे एमिलियो पाल्मा, अर्जेंटीना से थे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इंडिया की तरफ आते हैं कि इंडिया के 3 रिसर्च स्टेशंस हैं अंटार्कटिका में। कौन कौन से हैं? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एंड भारती। दक्षिण गंगोत्री 1983 में वहां स्टेब्लिश किया गया था, मैत्री 1990 में और भारती 2015 में। डिस्कवर्ड इन 1820 में डिस्कवर किया गया। क्या ये कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका की हम बात करें, राइट। नेक्स्ट है फर्स्ट मैन टू रीच जियोग्राफिक साउथ पोल इन अंटार्कटिका, पहले इंसान जिन्होंने साउथ पोल भी गए अंटार्कटिका का पता लगाया वो कौन थे? रोनाल्ड एमंडसन थे। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हुआ कंप्लीट और हमारा ये सब्जेक्ट भी हुआ कंप्लीट। तो आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।